जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्सेशन की दुनिया में और आपके फेवरेट चैनल CS वाला पर। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब सबसे लास्ट हेड ऑफ इनकम। सर अभी तो हमारा पीजीबीपी और सैलरी भी रह गया। हाँ रह गया है, क्योंकि वो बड़े हेड्स हैं, समझने में दिक्कत होती है। हम पहले इसको समझ रहे हैं जो कैपिटल गेन का रिश्तेदार है। मतलब कैपिटल गेन इस दुनिया में था, इसलिए अदर सोर्स भी पीछे पीछे आ गया, या कह लो जो किसी और का नहीं हो सकता वो मेरा हो जाएगा। अदर सोर्स ऐसा बोलता है जो किसी और का नहीं हो सकता वो मेरा हो जाएगा, और जो मेरा हो जाएगा उसे हम किसी और का होने नहीं देंगे। अदर सोर्सेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, जब हमें इनकम का सोर्स ही नहीं पता हो, मतलब हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जहां से पैसा आ रहा है पर सामने वाला हमारा एम्प्लॉयर नहीं है, हम जिससे पैसा ले रहे हैं वो हमारा किराएदार तो होगा बट शायद हाउस प्रॉपर्टी नहीं है उस जगह पर। सर तीसरी बात, हमने जो कमाया है बिजनेस से वो हमारा मानो रेगुलर बेसिस पर बिजनेस ही नहीं है, तो पीजीबीपी की इनकम नहीं हो रही है। और इसी तरह जिस तरह हम इन्वेस्टमेंट बेचकर कैपिटल गेन कमाते थे, ये उस तरीके का नहीं है बट उससे रिलेटेड है, बट पैसा तो हमारे पास आ रहा है या कम जा रहा है, या तो ज्यादा आ रहा है या कम जा रहा है। इसकी वजह से ये अदर सोर्स का हेड मुझे पढ़ाया जा रहा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिकैप करें प्रीवियस टॉपिक्स का। तो प्रीवियस टॉपिक्स तो सर वैसे भी दो पार्ट में, रिकैप आप क्यों कराओगे, जो काम की बात है वो रिकैप करा दो, क्योंकि यहाँ काम में आने वाली है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। तो मुझे बता दीजिए हमारे हिसाब से क्या क्या चीजें कैपिटल एसेट्स होती है। सर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होती है, क्योंकि उसका यहाँ बहुत बहुत काम है। इसके अलावा पर्सनल इफेक्ट से जो बाहर करी थी कैपिटल एसेट्स, पर्सनल इफेक्ट से जो बाहर करी थी एसेट जो कि कैपिटल एसेट मानी गई थी, वो क्या थी सर? वो थी हमारी ज्वेलरी, हमारी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये सर सारी चीजें हमारी क्या थी? ये सारी चीजें क्या थी दोस्त हमारी? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड सिक्योरिटी। ये कैपिटल एसेट्स हमारी फिर से काम में आने वाली है, क्योंकि अगर यहां पर उनकी गिफ्टिंग होगी, गिफ्ट दिया जाएगा, पकड़ा जाएगा अदर सोर्स में। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल एसेट में हमने कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन देखे थे जो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर थे, मतलब वो ट्रांसफर ही नहीं माने जाते थे। क्या आपको याद है? जी सर, वहां सिंपल लिखा था गिफ्ट, पर मैं आपको बताता वो चला था गिफ्ट विल, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। इसी तरह विल, इनहेरिटेंस, ये ट्रांसफर नहीं माने जा रहे थे। 100% होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी इंडियन। जी सर समझ में आ गया, हमें पूरी कहानी याद है। ये भी यहां पर काम की चीज है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 50C सेक्शन वाला क्या बोलता था? 110% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर एक्सीड करी तो भैया 50C सेक्शन लग जाएगा। क्या है डिटेल में बात करेंगे इस बार दोबारा से, क्योंकि अभी अभी कैपिटल गेन पढ़ा है उससे रिलेटेड ही है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सर, यहां पर एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था। याद है क्या आपको? जी सर, सर उसका भी यहाँ काम है, जहां थोड़ा मोड़ा जरूर पड़ेगा वहां काम में आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बेचते थे, अनलिस्टेड और लिस्टेड वाले, इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन वाले, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, तो आपको कैपिटल गेन अराइज होता था। बट इनसे होने वाली इनकम, डिविडेंड और इंटरेस्ट, उनको ये अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे बेटा, मतलब वो कैपिटल गेन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस की इनकम होती है, रिकरिंग नहीं, बार बार होने वाली डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इनसे होने वाली इनकम्स वो हमारे से हम सर चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहली बात, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जन्म क्या हुआ? इनकम फ्रॉम अदर अदर
सोर्सेस। मीनिंग बोल लो, डिफाइन बोल लो या टर्म बोल लो। टर्म एक्सप्लेन करेंगे हम डिटेल में। टर्म को क्या करेंगे सर? एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन सी चीजों को खींच कर यहां ले आए और कौन कौन सी खुद खींची चली आई, सारी बातें करेंगे हम इसमें। इसके अलावा सर यहां बातें करने वाले हम डिविडेंड की और उससे रिलेटेड टैक्सेबिलिटी की। डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड एंड टैक्सेबिलिटी। डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड एंड टैक्सेबिलिटी की। इसके अलावा बात करने वाले हम गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। एग्जेम्प्ट हो गया था कैपिटल एसेट से, बट रिलेटिव की डेफिनेशंस क्या है? डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर पढ़कर जाना पड़ेगा आपको। देन आपकी कैजुअल इनकम पर डिस्कशन है, क्योंकि उस पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सर कैजुअल इनकम्स क्या होती हैं? आगे बढ़ते हैं सर। अब हमारा काम शुरू होता है, व्हाट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सबसे पहली बात इसको बोलते हैं रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम। रेजिडुअरी मतलब सबसे लास्ट में, बचा कुचा, मतलब वहां पर अगर चला गया कोई चीज हाउस प्रॉपर्टी में तो वो यहां नहीं आएगी। कोई पीजीवीपी के संग दोस्ती बना बैठा है तो यहां नहीं आएगी। कोई कैपिटल गेन की गर्लफ्रेंड है तो वो यहां नहीं आएगी, बट उनसे रिलेटेड रिलेशंस है, ठीक है। दोस्त की दोस्त बन गई, बट उसकी जो दोस्त है वो हमारी दोस्त बन सकती है। सर क्या बता रहे हैं आप, हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी सब समझ में आएगा। दैट मीन्स कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का रेंट बच गया है सर, मतलब वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी जैसी नहीं लग रही बट रेंट आ रहा है, यहां आएगा। वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी जैसी नहीं लग रही, उसका रेंट यहां पर आएगा। ये क्या हो गया? चलिए अब सर बात करते हैं एज पर सेक्शन 56(1) एनी इनकम विच इज नॉट स्पेसिफिकली। सर 56 पर आ गए हम, हाँ, क्योंकि इससे जस्ट पहले कैपिटल गेन पढ़ा है। 45 से 55 की सारी बातें वहां हुई। कैपिटल एसेट क्या होती है, ट्रांसफर क्या होता है, कंपटीशन एसटीसीजी की कैसे होती है, एलटीसीजी की सारी बातें वहां करी। उसके जस्ट चिपक कर ये वाला है लास्ट हेड ऑफ इनकम। एंड नॉट चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड। जो मैं आपको बात बता रहा था, जो किसी और का ना हो सका वो हमारा हो जाएगा, और जो हमारा हो गया फिर उसको किसी और का होने नहीं देंगे। shall be chargeable under the head income from other sources. This is the last and the residuary. Residuary मतलब बची कुछ सारी चीजें जो कहीं और नहीं जा सकती या जा नहीं पाएंगी, उनको हम यहां पर बात करेंगे। A receipt shall be taxable under this head if the following condition are satisfied. सबसे पहली कंडीशन ये है, किसी और का नहीं होना चाहिए। वो पहले से किसी और के दोस्त है और हम भी उससे दोस्ती, हेलो क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? मैंने बोला नहीं, सीधे शादी करूंगी, वो भी उसी के साथ। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। सच रिसीप्ट शैल बी टैक्सेबल इनकम, मतलब वो एग्जेम्प्ट इनकम नहीं होनी चाहिए। क्या आपको दोस्त एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में जानकारी है? हम तो पूरा चैप्टर कवर करेंगे, बट क्या आपको एक छोटी मोटी एग्जेम्प्ट इनकम पता है? जी सर एग्जेम्प्ट इनकम पता है ना, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में हो रही है तो एग्जेम्प्ट इनकम है, आता है। अगर एग्रीकल्चर इनकम बाहर से हो रही है तो सर वो शायद अदर सोर्स की इनकम बन जाए। बस यही तो मैं चाहता हूं, क्योंकि वो कहीं जा ही नहीं पाती, पीजीबीपी में नहीं जा पाएगी, वो यहीं जाएगी। अगर कहीं बाहर श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं आपकी जमीन पड़ी है, छोड़े आए हो, आज भी खेती हो रही है वहां, सच इनकम डज नॉट स्पेसिफिकली फॉल अंडर एनी वन ऑफ द 4 हेड्स ऑफ इनकम। वो 4 हेड्स कौन से बेटा? जो किसी और का ना हो सका। सैलरी नहीं होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, पीजीबीपी नहीं होनी चाहिए, और कैपिटल गेन। मतलब 4 हेड, चारों में से कहीं नहीं। मतलब एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होगा बट पैसा आ रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होगा बट पैसा आ रहा है। मतलब आप मानो सीएस बनने के बाद सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम जिन बच्चों ने दिए उनकी कॉपी चेक करने गए और आपको पैसे मिल रहे हैं। ऐसा होगा क्या हमारे संग? हाँ हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा सोचो, अच्छा होगा, मैंने अच्छा सोचा था, मैं खड़ा हूं आपके सामने। दैट मीन्स कि आप सीएस स्टूडेंट्स की, सीएस एग्जीक्यूटिव की कॉपीज चेक करने गए। सीएस इंस्टीट्यूट आपका एम्प्लॉयर तो है नहीं, नौकरी पर तो रख नहीं रखा, बट पैसे दे रहा है, क्या होगा सर? हाँ पैसे आ रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी नाम की चीज आ रही है क्या? क्या आपका मेन धंधा यही है? सर कैसी बातें कर रहे हैं, कैपिटल? सर नहीं है, अदर सोर्स।
समझ को पेमेंट आ रही है सामने से, पर कोई हेड उसे अपने अंदर समाना नहीं चाह रहा, वो पहले ही बोल रहा है सैलरी भैया एम्प्लॉयर से ला रहा है तो मेरे पास आइयो, नहीं ला रहा है तो कहीं और जाइए। उन्होंने कहा कहाँ और जाऊँ, हाउस प्रॉपर्टी का गेट कट कराओ, नहीं। पीजीबीपी मुझे जगह देगा अंदर आने की, नहीं। कैपिटल गेन तो बाहर से मना करता है, जाओ भैया आगे जाओ। चलिए, lays down a list of incomes which are taxable under this head. Such list is not exhaustive. Not exhaustive का मतलब समझते हो आप? इसको बोलता हूं inclusive, मतलब ये जो इनकम की लिस्ट है ये अभी तो आ ही रही है, आगे और भी आती जाएंगी और भी आती जाएंगी और भी आती जाएंगी, जिंदगी में खुशियों की तरह होंगी। ये नहीं बोल सकते हमारी खुशी सिर्फ इसी में है, अभी और खुशियां आएंगी, अभी और खुशी आएंगी, अभी और खुशी आएंगी। यानी किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? Apart from the income stated in section 56 to any other income which is fulfilling all the above conditions shall be taxable under this head. सिंपल सी बात है, वो टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए और किसी और की नहीं होनी चाहिए, वो इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए और किसी और की नहीं होनी चाहिए। अब शुरू हो गया आपका सर इतना डिटेल में पढ़ना है कि हाँ पढ़ना तो डिटेल में ही है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन छप जाता है कई बार। what are the major sources of income या what are the types of income which are included in income from other source, किस टाइप की इनकम, कौन सी इनकम्स होती है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है। ये लिस्ट आपकी बहुत बड़ी है, 6 7 8 याद कर लो, 1 2 4 एक्सप्लेन कर जाओ, काम बन जाए। lays down the list of incomes which are specifically taxable under this head, मतलब यहां पर जो इनकम्स आ रही है वो कहीं और नहीं गई होंगी और ये टैक्सेबल है, वो इनकी एग्जेम्पशन वगैरह की लिमिट कुछ होगी पर टैक्सेबल है। एक एक चीज को आराम आराम समझेंगे यहाँ क्यों है। जैसे मैंने अभी बताया आप सीएस एग्जीक्यूटिव में कॉपी चेक करने के, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट क्या आईसीएसआई की, तो पैसे आपको मिल रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। दैट मीन्स आपको जो पैसा आ रहा है उसका कोई हेड ऑफ इनकम नहीं मिल रहा, सीधे अदर सोर्स में चली गई। जय श्री राम, मजा आ गया सर यहाँ पर। तो सिमिलर टाइप ऑफ इनकम समझ लो, हम लोगों ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा, शेयर्स या सिक्योरिटीज, शेयर्स या डिवेंचर्स में, या बैंक में एफडी करा रखी है, वहां से या तो इंटरेस्ट आएगा या डिविडेंड आएगा। इंटरेस्ट आए या डिविडेंड आए क्या इंटरेस्ट और डिविडेंड को आप अपनी मेन इनकम मान लोगे? सर होनी तो चाहिए। अगर आप सिक्योरिटीज में डील करते हो, मेन काम ही आपका शेयर डिवेंचर खरीद कर बेचना है, ट्रेडिंग है आपकी, तो पीजीवीपी बात बनती है। बट वैसे मेरी समझ से पीजीवीपी का बात सैलरी में जा नहीं सकता, एचपी में जा नहीं सकता, कैपिटल के अंदर आने नहीं देगा। यानी डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड सेक्शन 50 इसमें बेटा नोट भी आ सकता है, डिविडेंड डिविडेंड सबसे लास्ट में बात करेंगे, डिस्कस लेटर, लेटर मतलब सबसे आखिरी में। कैजुअल इनकम एग्जांपल विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मतलब दिवाली का सीजन आने वाला है, 20-20 रुपए में लॉटरी, वही मूवी आई थी ना फुकरे, फुकरे फुकरे फुकरे, वो फुकरे आई थी 2013 में, उन्होंने लॉटरी खरीदते थे, 5 का गजानन लगा दो, 7 का ये सत्तोड़ा लगा दो, कुछ ऐसा टाइप की मूवीज में कॉन्सेप्ट था। 20 रुपए 50 रुपए लॉटरी खरीदी और 5,000 का नाम निकल गया, 10,000 का नाम निकल गया उनका। दैट मीन्स ये इनकम आपकी कैजुअल इनकम मानी जाए, कैजुअली हो गई, के लिए कोई मेहनत नहीं, किस्मत के आप इतने अच्छे हैं, आप सच्चे हैं और दिल के अभी भी बच्चे हैं, यानी किस्मत के आप बहुत अच्छे हैं, दिल के आप बहुत सच्चे हैं, पर अभी भी छोटे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, लॉटरी की टिकट खरीद लेते हैं, जहां भी स्टेट में जिसमें चलती होगी, दिल्ली में नहीं चलती, यूपी में नहीं चलती, बट कहीं ना किसी स्टेट में चल रही है, या फिर दिवाली सीजन में कोई लॉटरी निकली है आपकी, ठीक है, किसी मॉल में गए आपको कोई लकी ड्रॉ नंबर निकला ना, ऐसा जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है आपका, तो मेहनत पता नहीं कभी लगी थी या नहीं थी, बट किस्मत का जो बोलबाला है, और इसलिए यहां पर आपको ये इनाम निकाला है। गिफ्ट, गिफ्ट वैसे देखा हमने कि कैपिटल एसेट्स को गिफ्ट करते हैं तो टैक्सेबल नहीं, तो बट रिलेटिव्स वाले केस में, नॉन रिलेटिव दोस्तों से गिफ्ट ले लोगे, इन चीजों के, हर चीज के नहीं, दोस्त आपस में एक दूसरे को फोन वोन गिफ्ट दे सकते हैं, बट इन चीजों को गिफ्ट लोगे तो शायद टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर प्रीमियम याद है आपको, इसका नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम, खूब पढ़ रखा है आपने, कंपनीज एक्ट में अभी भी आपके संग इसकी यादें ताजा हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू अगर शेयर्स की से ज्यादा आपका शेयर प्राइस है, महंगा बेच रहे हो आप, सर 10 का शेयर 12 में बेचना हमारे लिए टैक्सेबिलिटी नहीं, 10 का शेयर 12 का बेचो, 15 का बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 के शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 20 है और आप उसको 500 का बेच रहे हो, ऐसा करती हैं कौन सी कंपनी, अभी डिस्कस करेंगे। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और इनहेंस्ड कंपनसेशन, याद होगा आपको, अभी अभी पीछे ही सेक्शन पढ़ा हमने कैपिटल गेन का, सर कंपलसरी एक्वायर कर ली थी आपकी जमीन, घर गया, जमीन गई,
और चली गई अदर एसेट्स, याद होगा आपको सेक्शन 54, 54B, 54F। अरे हमें कहाँ, आपको याद है ये सारी चीज़ें तो। यानी अगर आपको इनहेंस्ड कंपनसेशन, वहाँ याद है कैपिटल गेन में डिडक्शन लेते थे, लेस कर देते थे लिटिगेशन एक्सपेंसेस को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरली जो भी बनता था, LTCG बनता था ज़्यादातर, उस वाले केस में बेटा, उस वाले केस में वो इंटरेस्ट जो आपकी रोक ली है उन्होंने, मतलब वो जो पेमेंट रोक लिया उस पर इंटरेस्ट दे रही है आपको गवर्नमेंट आपको दे रही है इंटरेस्ट, जितने भी साल, मतलब मारो कि 22-23 में आपका फैसला हुआ था, कंपनसेशन 25-26 में मिल रहा है, 26-27 में मिल रहा है, 4 साल 3 साल बाद मिल रहा था, उतने दिनों की इंटरेस्ट मिलेगी, वो उस इंटरेस्ट आपकी यहाँ आ जाएगी। क्योंकि आपने तो जान के बोला नहीं था भाई हमारी जमीन ले लो, आप जमीन ले गए, फिर कंपनसेशन हमने लिटिगेशन डाला और कंपनसेशन बढ़ के मिला, इनहेंस्ड कंपनसेशन, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगी वो यहाँ पर टैक्सेबल की जाएगी। Sum of money received as an advance or otherwise in the course of negotiation for transfer of capital asset, याद होगा इसको भी सेक्शन को आपको। 20,000 रुपए देकर हम 20 लाख की जमीन बुक करे आए थे और बाद में बोला सर पैसे नहीं है हमारे, सॉरी सर पैसे नहीं है हमारे, मैंने बोला कोई बात नहीं मत दो पैसे, पर जो दिए वो भी याद मत रखो, यानी एडवांस मनी फॉरफिटेड, एडवांस मनी फॉरफिटेड, उसने पार्टी ने आपके एडवांस मनी फॉरफिट कर ली उस केस में, वो 2014 से पहले हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह कुछ याद मत रखो, सिंपल सी बात है, इस केस में आपकी ये अमाउंट फॉरफिट, सच सम इज फॉरफिटेड द नेगोशिएशन डू नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट, यानी इस तरीके के जो मोल भाव हुए उससे हमारा कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। बड़े प्यार से हमें सर अब तक की बातें समझ में आई, जो भी चीजें यहाँ आई बेटा उनका कोई सोर्स नहीं था, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन, गिफ्ट्स, ये सारी चीजों का कोई सोर्स नहीं था, सैलरी नहीं थी, HP नहीं था, PGBP जो किसी और का नहीं हो सकता, वो हमारा हो जाएगा अदर सोर्स। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ नॉट चार्ज अंडर द हेड PGBP, मतलब ये तभी चार्ज होंगी जब PGBP में नहीं गई होंगी, मतलब मैंने पहले बोला किसी और का नहीं है, किसी और का मतलब PGBP का, मतलब यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ ऑप्शन है, कंफ्यूजन मानो या ऑप्शन मानो, अगर कंफ्यूजन कैसी है कि सर PGBP में चला गया तो हम नहीं लाएंगे उसे, किसी और का हो चुका है। दूसरी बात, PGBP में जाने की कोई वजह होनी चाहिए, ऐसे नहीं वो कह रहा नहीं मैं सर अदर सोर्स में नहीं PGBP में ले जा रहा हूँ, उन्होंने कहा ऐसे रुको जरा सबर करो। एनी सम रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, बात समझना बेटा, एम्प्लॉइज सर ये क्या है, इस कंट्रीब्यूशन टू पीएफ में 2 लोग पैसे डालते हैं, सैलरी वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे इस बात को, और हमारा PGBP के चैप्टर में भी आएगा सर, दोनों ही चैप्टर दोनों ही हेड्स रह गए, इसको आप इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, ये सबसे सरल हेड है, एग्जाम में पूरे नंबर ला सकते हो, इसका क्वेश्चन अगर आता है तो उनके क्वेश्चनों में बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, इसमें मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ, पढ़ेंगे वो भी, बट इन पर हम 100% फोकस है, छोटी वीडियोस है, शॉर्ट वीडियोस है, और आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, जो मैंने DPP में डाल रखे हो साथ में कराऊंगा, इसको डिटेल में वहां देखेंगे, बस एम्प्लॉयज से मिल रहा है मानो हमें किसी वजह से, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे, 12%, 9.5%, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, वहां पर है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, FDs, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, सर ये तीनों क्यों, या कंपोजिट रेंट, मतलब ये चारों चीजें अगर PGBP में नहीं गई हैं, HP में तो जा ही नहीं सकती भाई, रेंट है पर HP वाला नहीं है, मशीनरी प्लांट और फर्नीचर का हाउस प्रॉपर्टी वाला नहीं है, इंटरेस्ट सर मेन काम अगर इनका यही हुआ, टेंट वाले भाई, ठीक है, संजू टेंट हाउस, इस टाइप से टेंट वाले भाई, माँ वैष्णो टेंट वाला, कुछ इस तरीके के जो टेंट वाले प्लांट मशीनरी फर्नीचर रेंट पर दे रहे हैं, तो इनसे वसूल रहे रेंट, अगर वो PGBP में जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं जा रहा तो फिर हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। सर टेंट वाले तो जनरली PGBP में जाते होंगे, नहीं, अगर उनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग टाइप का है, अलग टाइप का सर क्या, PGBP में नहीं जा रहा था, अदर सोर्स में डालना पड़ेगा। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ नॉट चार्ज अंडर दैट PGBP, सर अभी तो पढ़ा था, अरे ये वही है बेटा, दोबारा आया है, और अंडर द हेड सैलरी, और अंडर द हेड सैलरी, मतलब इसके केस में PGBP को भी छोड़कर, मतलब अगर वो सैलरी के हेड में चला गया तो भी यहां नहीं आएगा, मतलब वहां चला गया तो यहां नहीं आएगा, और यहां आ गया है तो फिर वहां कभी नहीं जाने देंगे। एनी सम इंक्लूडिंग बोनस रिसीव्ड अंडर अ कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी मींस अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय अ पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन, मतलब मैं अपने एम्प्लॉय की इंश्योरेंस पॉलिसी कर दूं, हु इज आइदर द एम्प्लॉय और इज कनेक्टेड इन एनी मैनर विद द बिजनेस ऑफ फॉर्मर पर्सन, यानी हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो इंसान, और हम उस पर की मैन इंश्योर, की मतलब मेन आदमी की चाबी रहती है, ठीक है, KMPs पढ़े होंगे ना आपने, कंपनीज एक्ट 2013 में,
any compensation or other payment due to or received by any person in connection with the termination of his employment or the modification of the terms and condition related thereto। मतलब दोनों चीजें सैलरी में भी जा सकती हैं और पीजी में जा सकती हैं। अगर वहां नहीं गई हैं तो यहां जाएंगी। सर क्यों सैलरी में जाने का? सर अगर हम अपने एम्प्लॉयर से पैसा ले रहे हैं इस समय पर, जो नौकरी छोड़ने पर, तो हमारा सैलरी में चला जाएगा। बट हम किसी और पर्सन से पैसे ले रहे हैं ताकि यहां से निकल लें, हम इस जगह से निकल लें। उसने जो पैसा दिया मैं इसलिए दिया था कि तुम यहां से निकल ले आओ। वो हमारा एम्प्लॉयर तो हुआ नहीं इस समय। फिर बाद में हो सकता है, अरे उसको छोड़ो, इस समय एम्प्लॉयर नहीं है ना हमारा, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उससे नहीं है, अदर पर्सन है, ये हमारा अदर सोर्स में आ जाएगा। मतलब पैसे मिल रहे हैं बस, और पता नहीं चल रहा क्यों मिल रहे हैं या कैसे मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम अब द फॉलोइंग इनकम्स आर आल्सो चार्जेबल अंडर दिस हेड। मतलब वापस एक तो आपने डिटेल में क्या पढ़ लिया भाई, डिविडेंड आ गया, ठीक है, गिफ्ट्स आ गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आ गया, वो सारी चीजें कहने को कंफ्यूजन पीजीबी में भी है और आपका अदर सोर्स में भी जाएगा। तो इस टाइप इन चीजों को आप और लेके आओ जो और थोड़ा डिटेल में नाम से है, ठीक है। रोड पर पड़े हुए पैसे मिल गए आपको 2 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज, आप बता ही नहीं रहे किससे आए हैं आपके पास, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस, ठीक है। अब एक एक करके आराम से पढ़ते हैं। इन दिस रिगार्ड इट इज टू बी नोटेड दैट फॉलोइंग लिस्ट इज मियरली इंडिकेटिव एंड नॉट, अगेन क्या लिख रहा है वो, एग्जॉस्टिव। मतलब और बढ़ सकती है, और इनकम्स आ सकती है इसमें, क्योंकि अदर सोर्स खत्म नहीं हो सकता, अदर सोर्स कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे जैसे इनकम के सोर्सेज बढ़ जाएंगे हम उसको कहीं और नहीं डाल पाएंगे, वो यहीं आएंगे। एक एक कर पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, याद होगा जब मैंने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था ये घर और ये घर का मकान मालिक, मकान मालिक, ओनर ऑफ द हाउस, ओनर ऑफ द हाउस, ओनर, इसने लेट आउट करी प्रॉपर्टी इसको, ये इसको देता है रेंट और ये अपने चार्ज करता है प्रॉपर्टी में, क्योंकि याद है वहां पर ओनर होना बहुत जरूरी था। अगर आप ओनर नहीं हो, इसने ये घर, यही वाला घर सर अपने लिए नहीं लिया या एक कमरा दूसरे को दे दिया, इसने ये घर, ओनर नहीं बेटा, टेनेंट है, टेनेंट, किराएदार, किराया वाला, इसने ये घर दे दिया और किसी को सब टेनेंट, सब टेनेंट को, वहां से जो इसको पैसा मिलेगा टेनेंट को वो अदर सोर्स होगा। पर कितना? सर इसने इसको दिया मानो 10,000 का, उसने हमें 12,000 का चढ़ा दिया किराए पर घर, 2,000। ये तो अपना धंधा है, लोगों से घर किराए पर लेना और दूसरे लोगों को देना। ये कौन सा धंधा हुआ? ये हमारा धंधा है, ठीक है। दैट मीन्स अदर सोर्स में जाएगा। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, ये लिख कर आ सकते हो बेटा। अगर थ्योरी क्वेश्चन में, प्योर थ्योरी वाले बच्चों की थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेता हूँ इसके लिए, ताकि यार उनके नंबर बनवा दो, क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल करने का भी उनका मन नहीं लगता। ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी बेटा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में आपने एफडी करा रखा है, सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, कई बच्चे तो बोले सर डिडक्शन है उस पर, सर 80 उसमें, अरे हम पढ़ेंगे भैया डिडक्शन वाले चैप्टर में, सारे बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है मुझे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, सर टीडीएस करता है, अरे पढ़ेंगे टीडीएस वाले चैप्टर में। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट का मतलब ही क्या था? आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है। यानी इंटरेस्ट तभी होता है जब कोई सामने बैठा हो, यानी अमाउंट आपने कहीं लगा रखा है एज एन इन्वेस्टमेंट, एज ए लोन, एज ए डिपॉजिट, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, एक रेगुलर इनकम आ रही है, उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। वो सब टैक्सेबल होगा बेटा यहीं पर। रेमुनेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स, आंसर स्क्रिप्ट्स, however if such remuneration is received from employer then the same will be taxable under that salary। मतलब सिंपल सी बात है, ये एक स्कूल टीचर है, इनका नाम है चाचा किशन। सर ये कौन सा नाम हुआ? ये इनका नाम है चाचा किशन जी, स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल का नाम है विद्या बालन पब्लिक स्कूल, निहार शांति आमला वाली विद्या बालन पब्लिक स्कूल। चाचा किशन इसमें पढ़ाते हैं विद्या बालन पब्लिक स्कूल में, और विद्या बालन पब्लिक स्कूल इनको देती है सैलरी। उसमें बच्चों की कॉपीज भी चेक करते हैं पेमेंट में। हो सकता है कॉपीज चेक करने के लिए इनको अलग से मिलते हैं 10 रुपये पर कॉपी, कॉपीज चेक करते हैं स्कूल में। ऐसे तो इनकी जो सैलरी है 1,000 कॉपी चेक करेंगे 10,000 रुपये। सर इस टाइप से हमने नहीं चुना हुआ है, तो टीचर फ्री में ही करते हैं, मतलब उसी सैलरी में करते हैं।
मान लो ऐसे सैलरी बहुत कम है, पर जितने स्कूल्स की टीचर की है सारी कॉपीज ही चेक करते हैं, आंसर शीट इनके सामने होती है। तो इनकी ये चीज़ बेटा जो पेमेंट है वो भी सैलरी में जाएगा, भले ही इनकी सैलरी 5,000 रुपये महीना हो, साल में 60,000 हो, 15,000 महीना हो, तो ये जो 10,000 मिलेंगे ये अदर सोर्स नहीं हो सकता हम, क्योंकि सोर्स सामने दिख रहा है, एम्प्लॉयर खड़ा हुआ है विद्या बालन पब्लिक स्कूल। बट अगर यही चाचा किशन या फिर एक मामा श्याम, तो लग रहा है बाकी बिहारी आपके बहुत खास हैं, तभी आप कभी उन्हें चाचा कभी मामा बना देते हो। हाँ, मामा श्याम सीए इंस्टीट्यूट की कॉपी चेक करने जाते हैं। सर ये कौन सा नाम है मामा श्याम? आपको पता ही है सीए इंस्टीट्यूट की कॉपियाँ चेक कर रहे हैं तभी तो रिजल्ट। मामा श्याम जाते हैं और वहाँ से पैसा मिलता है आईसीआई भवन से, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यही बात समझा रहा हूँ, रेम्युनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एन एम्प्लॉयर। मतलब फिर चाहे चाचा किशन जाए चाहे मामा श्याम जाए, चाहे दोनों मिलकर जाएं, अगर सीए इंस्टीट्यूट इनको पैसा दे रहा है, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई ये इस स्कूल में अगर आ गए मामा श्याम विद्या बालन पब्लिक स्कूल में, इनके एम्प्लॉयर नहीं है, इनकी कॉपीज चेक कर रहे हो तो ये भी अदर सोर्स। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अदर देन इज एम्प्लॉयर, ये सिंपल सी बात है। रेंट फ्रॉम अ वैकेंट लैंड, खाली पड़ी जमीन, सर ये कौन लेता होगा? ये कौन लेता होगा? ओपन रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, हाउस प्रॉपर्टी टाइप की चीज तो दिख नहीं रही। नहीं सर, कुछ ना कुछ तो एरिया खाली, टेंट लगाकर हम लोगों को गांव वाला फील देते हैं, शूटिंग लोकेशन के लिए खाली जमीन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले खेत, हम्पी शर्मा की दुल्हनिया वाले, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। सर इतनी दुल्हनिया मत करो, हमारी अभी शादी नहीं हुई है, मेरी भी नहीं हुई है। इंश्योरेंस कमीशन, याद है एजेंट अंकल साइकिल से या बाइक से घर घर इंश्योरेंस पॉलिसीज करते हैं और पैसे लेकर जाते हैं, कंपनी उन्हें कमीशन देता है। सर वो तो सैलरी में जाना चाहिए। नहीं 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 बेटा, इंश्योरेंस कंपनी उन्हें परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं रखता, वो और कुछ दुनिया में काम कर सकते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाएं, वो अपना सामान बेच रहे हैं कोई, वो किसी के घर घूमे, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वहाँ नहीं होता है। जितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज करेंगे उसके बेसिस पर कमीशन उनके घर पर आता रहता है। इनकम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन, सर ये क्या? जैसे होम ट्यूशन पढ़ा लो, छोटे मोटे बैचेस लगा लो, पर सर आप जो पढ़ा रहे हो बेटा वो नहीं है, वो थोड़ा सा अलग मुद्दा है, बाद में डिस्कस करेंगे, वो पीजीबीपी में जाता है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ओ माय गॉड, इनकम टैक्स रिफंड ये क्यों आता है सर? इंटरेस्ट इनकम टैक्स क्यों भेज रहा है हमें? हमसे एक तो पैसा ले लेता, हाँ भेजता है। एग्जाम्पल समझना, आप सीएस बनने के बाद प्रोफेशन सर्विसेज में गए या जॉब जो भी कर रहे हो, टीडीएस काट लिया गवर्नमेंट ने आपका, एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस काट लिया, एम्प्लॉयर ने, या जब पेमेंट जो आपको दे रहा है सोर्स ने आपका टीडीएस काट लिया। जब साल भर में गए तो आपने इतनी डिडक्शंस क्लेम करी हैं, ठीक है, लास्ट में हम लोग आएंगे ना, तो आपका इतना इनकम टैक्स बनता ही नहीं था, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड भेजेगा। और रिफंड में डिले अगर हो गया, टाइम लिमिट लग गई, इंटरेस्ट भी आएगी बेटा, क्या आएगी? इंटरेस्ट आएगी। वो इंटरेस्ट यहाँ, इनकम टैक्स रिफंड यहाँ नहीं आएगा इनकम में, क्योंकि वो तो कभी एक्सपेंस क्लेम हुआ ही नहीं, ना मेरा ना आपका ना किसी और का। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल टैक्स, 11th-12th क्लास में पढ़ा दिया था, डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। पर सर कंपनीज एक्ट, पर कंपनी की बात अलग है, मैं कंपनी की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, कंपनी में लेस इनकम टैक्स होता है, मैं एज ए पर्सन की बात कर रहा हूँ। हमारा अगर इंटरेस्ट आता है इनकम टैक्स पर, इनकम टैक्स रिफंड नहीं, अभी क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इनकम टैक्स रिफंड हुआ है टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि कभी हमें क्लेम ही नहीं करने दिया तुमने एज एन एक्सपेंस। बस इंटरेस्ट आ रही है, वो एक्स्ट्रा पैसा दे रही है हमें। अरे तू इंटरेस्ट है तो कहीं से भी आ, तो हमारी हो जाएगी। तू इंटरेस्ट है तो कहीं से भी आ, तो हमारी हो जाएगी। जो बैंक एफडी पर आ, तू लोन पर आ, तू सिक्योरिटीज पर आ, तू इन्वेस्टमेंट्स पर आ, या तू इनकम टैक्स के रिफंड पर आ, तू हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की हो जाएगी। चलिए, टैक्स पॉइंट, इनकम टैक्स रिफंड इटसेल्फ इज नॉट एन इनकम। इनकम टैक्स रिफंड के बारे में बता रहा भैया, इनकम नहीं है वो, मैंने ही बता दिया आपको, टैक्स पॉइंट भी बता रहा है। फैमिली पेंशन रिसीव, पेंशन नाम सुन के बच्चों के दिमाग में सैलरी चैप्टर, कम्यूटेड, अनकम्यूटेड, 1/3, ये वो पता नहीं क्या, बिल्कुल नहीं है बेटा। फैमिली नाम में ही है, फैमिली, परिवार की बात है साहब, परिवार की। आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं, पख्यार मत समझ लेना सर, परिवार। फैमिली पेंशन मतलब ऐसा कभी किसी के घर में ना हो कि किसी का कोई फैमिली मेंबर चला गया और उनके बिहाफ पर फैमिली पेंशन मिल रही है, मतलब डिसीज्ड एम्प्लॉय मर गए हैं अंकल जी और इनकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिल रही है, क्योंकि सोर्स तो है, पैसा तो आ रहा है,
बट क्या सैलरी में डालना सही है? नहीं सर, हम उसके लिए काम थोड़ी ना कर रहे हैं, जो कर रहे थे वो चले गए। और एक्सपी में डाल सकते हैं? सर नहीं डाल सकते, हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। याद रखने लायक बेटा, 2 बार 3 बार पढ़ोगे डेफिनेटली याद हो जाएगा। यहाँ चीजें आती है कैजुअल, वो जो हमारे मन से नहीं हो रही, मेहनत से नहीं हो रही, या तो किस्मत से हो रही है या किसी और वजह से हो रही है, बट हो रही है। मतलब पैसा तो आ रहा है, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कितना, बस आ रहा है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, चाहे कंपनी से है तो भी बढ़िया, इनकम अदर सोर्स भी जाएगी। डायरेक्टर सिटिंग फीस, इस पर एग्जाम क्वेश्चन आता है बेटा, कराऊंगा अभी, और डीपीपी में डाला हुआ। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, बहुत बढ़िया। अगर ऐसी इनकम आ रही है घोड़ों को, स्टाइपेंड टू ट्रेन, ओ माय गॉड, इसमें तो फेवरेट है हमारा स्टाइपेंड देने में। पैसे आ रहा है ना स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट ही हो ना आप लोग, ट्रेनिंग पर चले जाओगे एग्जीक्यूटिव के बाद, पैसा मिलेगा खूब सारा, इतना कि देख नहीं पाओगे, बटुए भर नहीं पाओगे। चलिए सर, बटुआ पर्स, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज के लिए तो आपने भाग में है, बट पहले चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलता, तो वहां पर अगर आपका पैसा इंटरेस्ट जन्म ले रही है, वहां पर ऐसा प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं करे हुए है, तो आपका 15 है। 7 8 10 याद रख लेना, बाकी क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे। थोड़ी क्वेश्चन आया बेटा, लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ इनकम्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन इनकम, तो मेरी याद जरूर आएगी, ये नोट अच्छा लगेगा उस टाइम आपको। बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, इनकम अंडर दिस हेड शैल बी चार्जेबल टू एक्रूवल और कैश बेसिस डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली फॉलोड बाय एसएससी। मतलब उन्होंने बोला जो आपका मन करे, आप आउटस्टैंडिंग सैलरी जैसी चीजें लिखकर चलते हो, प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर चलते हो, यानी हम समझ जाएंगे यू आर फॉलोइंग एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्लास 12 का वो ट्रेडिंग पीएनएल 11 12 का। अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट करते हो, एनपीओ वाले चैप्टर टाइप का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट, सर अकाउंट्स हमें अच्छी नहीं लगती है, मुझे पता है, थोड़ी थोड़ी लग जाए अच्छा लगेगा, इनकम टैक्स भी आसान हो जाए, और अकाउंट्स वाले सर तो आपकी बेहतरीन नहीं है। डिविडेंड इज चार्ज एज पर द मेथड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8, अलग से कुछ लिखा हुआ है वहां पर, उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। सिंपल सी बात समझो, आप अगर एसएससी चाहता है भाई कैश बेसिस पर, तो भले ही उसकी इनकम नहीं मिली हो, आप टैक्सेबल नहीं कर सकते। नो इनकम रिसीव्ड, नो टैक्सेबिलिटी अराइज। और अगर एक्रूअल बेसिस पर है, टैक्सेबिलिटी अराइज इवन इफ नॉट रिसीव्ड। ये हमें पता ही है, एक्रूड इंटरेस्ट टाइप की चीज आपको याद होगी, सुनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैजुअल इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल। सो माय गॉड, इसके लिए वैसे तो मैं सजेशन नहीं देता हूं, क्योंकि आप लोग बच्चों पर टाइम भी नहीं होता है बेटा, बट एक मूवी है, इसका नाम है चेक, साउथ की बहुत प्रचलित मूवी है। अगर आपने नहीं देखी हो, एक बार कभी समय निकालना, ये नहीं बोला एग्जाम से एक दिन पहले मूवी देखने बैठ जाओ, उसमें चेस का गेम दिखाया हुआ है, इस मूवी का नाम चेक ही है, ठीक है। तो वहाँ पर बड़ा मज़ेदार मूवी है, मुझे याद है, क्योंकि वैसे ही मैं भी मूवीज़ और ये सब चीज़ें कम देखता हूँ, बट जहाँ एग्जाम्पल बनता है तो देखता हूँ। विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स, वो आपको बहुत मोटिवेशन भी देगी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, गैम्बलिंग एंड बैटिंग ऑफ एनी नेचर ऑफ फॉर्म, मतलब सट्टेबाजी। सट्टेबाजी, आपके अपने पक्के दोस्त जो आईपीएल आने से बहुत खुश हो जाते हैं, और आईपीएल चलते चलते बहुत दुखी हो जाते हैं, आईपीएल आने से पहले खुश हो जाते हैं, है ना। आपके पक्के दोस्त होंगे, अगर कोई, मैं नहीं चाहता आपके दोस्त ऐसे रहें, अच्छी संगति में रहें आप, बहुत अच्छी में। कार्ड गेम्स, गेम शो और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, 10 का दम ये है, 10 का दम, लाइक कौन बनेगा करोड़पति, देवी और सज्जनों आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हम, हाँ, एंड एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड। ये सभी चीजें आपकी टैक्सेबल करी जाएंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब इन कैजुअल इनकम की डिफाइन है। कैजुअल इनकम के बारे में अगर 3 नंबर टाइप का नोट आ जाए तो आप लिख सकते हो लॉटरी की, ये हमारे मन से नहीं हुई, हजारों लाखों करोड़ों लोग केबीसी में वो गेम अलोंग, प्ले अलोंग जो भी खेलते हैं, बट हमारा नंबर लगा और हमारे खाते में आ गए 2 लाख। क्या मानोगे इसे?
किस्मत बदलते देखी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। लॉटरी इंक्लूड्स विनिंग फ्रॉम प्राइजेस अवॉर्डेड टू एनी पर्सन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बाय चांस इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट बाय व्हाटएवर नेम कोड। मतलब कुछ भी बोलो पर ये लॉटरी ही मानी जाती है। कार्ड गेम, ताश के पत्ते, दिवाली की रात को हम गणेश पूजा कर रहे होते हैं और कई लोग 3 का 5 करने में लगे होते हैं। नई गड्डी लाया हूँ, नई गड्डी लाया हूँ, नई गड्डी लाया हूँ, कुछ इस तरह चलाते हैं, बैठते हैं। इंक्लूड्स एनी गेम शो एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम और ऑन टेलीविजन। ठीक है, बहुत सारे गेम्स हैं, इसमें पैसे मिलते थे। बचपन में मैंने तो कई सारे देखे, मम तो मोहरम। ठीक है, एग्जेम्पशन डिडक्शन, सच इनकम शैल बी फुल्ली टैक्सेबल, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। इन वाले बेटा एग्जेम्पशंस मिलती नहीं और डिडक्शंस नहीं मिलती। यानी आप ये नहीं बोल सकते मैं केबीसी में खेलने गया और मेरे इतने रुपए, तब से मैं 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से मैसेज कर रहा हूँ। उस जमाने से लेकर जब 2 रुपये लगते थे और अब तक मैंने जो है 10 लाख मैसेज कर दिए इतने सारे गेम शोज में, या 1 लाख मैसेज कर दिया 50,000, तो मुझे इतने क्लेम चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों करे तुमने, ज़्यादा पैसे थे तुम्हारे पास, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इन वाली इनकम्स पर। जब आदमी बोल रहा है हाँ माला माल वीकली टाइप की मेरी लॉटरी पहली बार लगी है एंथनी या वल्लू भैया, पर मैं जमाने से लेकर लॉटरी खरीद रहा हूं, तब तक मेरे इतने पैसे चले गए। धंधा है हमारा लॉटरी बेचने का नहीं, खरीदने का। ये कौन सा धंधा हुआ कि गांव में सभी लोग इसी धंधे में लगे हुए हैं। दैट मीन्स कि आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एक्सपेंसेस क्लेम करूं, मैं 20 रुपए की लॉटरी पिछले 1000 दिन से खरीद रहा हूं 20,000 की, आज 1 लाख की लगी, 1 लाख में से 20,000 हटा दो। बिल्कुल नहीं। टैक्स इज चार्ज एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%। 30% का टैक्स लगता है बेटा। ऐसे में 115 बीबी, ठीक है, बीबी किसकी ये नहीं पता, 115 बीबी टैक्स 30% लगता है ऐसे लोग। इनकम ऑफ जॉकी फ्रॉम सच प्रोफेशन इज नॉट ट्रीटेड एज विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। भैया इनकम मत मानना जॉकी की हॉर्स रेस वाली है। मैं पीछे पढ़कर आए थे ना, विनिंग फ्रॉम ए मोटर कार रैली, विनिंग फ्रॉम ए मोटर कार रैली इज अ रिटर्न फॉर स्किल एंड एफर्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम, टैक्सेबल एज नॉर्मल इनकम। कैजुअल इनकम नहीं है, मतलब 30% मत लगा देना। लॉटरी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, विनिंग फ्रॉम लॉटरी टू एन एजेंट और ट्रेडर आउट ऑफ दिस, ये वही है माला माल वीकली के लीला राम परेश रावल जी। Unsold stock shall be treated as incidental to business and taxed under the paid PGBP। सर इन सब चीजों का मतलब क्या है, ये बेटा डायरेक्टली आपके काम में नहीं आएंगे बट इनडायरेक्टली आपको कंफ्यूज करेंगे। तो ये है इसलिए नोट्स टू इनकम, कैजुअल इनकम के बारे में थोड़ा भरा पूरा सा लिख दो चाहो तो। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल से इसका कोई ताल्लुक नहीं। कौन सी चीज जाएगी कौन सी चीज नहीं जाएगी, इसके लिए मैंने लिख दिया कैजुअल इनकम। अगर आपका डायरेक्ट नोट आता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो डिफाइन कैजुअल इनकम या एक्सप्लेन कैजुअल इनकम, तो आप उसके लिए डिटेल में लिख सकते हो। ये इनकम कैजुअल इनकम नहीं होती। एक्सपेंडिचर टू बी डिडक्ट, नो डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम सच इनकम इवन इफ सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्सक्लूसिवली एंड होली फॉर अर्निंग सच इनकम। मैंने बताया 2 रुपए के हिसाब से आपने 1 लाख मैसेज कर दिए केबीसी में, आज आप 3,20,000 जीते हो, तो ये नहीं वो 3,20,000 में से बोलते ना ये IDFC फर्स्ट बैंक से ये पेमेंट गया आपके बैंक में, बच्चन साहब बोलते हैं सर। रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80 इज नॉट अवेलेबल फॉर सच इनकम। भैया अगर प्योरली आपकी ऐसी इनकम है और आप उसको इन्वेस्टमेंट वगैरह डिटेल में डिडक्शन से पढ़ेंगे, वो भी आपको नहीं मिलेगी। अब आ गए हम सीधे सीधे सर मेथड ऑफ ग्रॉसिंग अप ऑफ इनकम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाली चीज का। यहां से प्रैक्टिकल दिमाग लगना शुरू होगा। मतलब सामने हमें इनकम दिख रही होगी 70,000, पर हम उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के टाइम पर दिख रहे होंगे 1 लाख। सामने हमें इनकम दिख रही होगी 2,10,000, पर हमें इनकम जोड़ते समय देख रहे होंगे 3 लाख। कुछ ऐसी चीज है। कन्वर्जन ऑफ इनकम रिसीव्ड इनटू ग्रॉस इनकम इन केस ऑफ कैजुअल इनकम, मतलब आपको ग्रॉस इनकम लेनी है, वो जो जीते हैं वहां पर। कौन बनेगा करोड़पति की कुर्सी पर बैठकर 3,20,000 रुपए आपके खाते में आया, ऐसा तो कम ही आएगा ना। तुरंत हम लोग हिसाब लगाते हैं 32 या 96 96,000 गए 2,44,000 4% लगा लेते हैं पैसा। तो उस जो इनकम आपको रिसीव्ड हुई है उसका इंटू 100/70 करके हम ग्रॉस पर पहुंचेंगे। मतलब वो जो वहां पर हम बच्चन साहब दिखाते हैं 3, 20, 6, 40, 12, 50, 25 लाख, वो वाली इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी। उसका जो TDS वगैरह कट गया लास्ट में निकलेगा। जब टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए बेटा 100/70 टाइप की 100/90 टाइप की चीजें करनी पड़ेगी। सर 100/70 100/90 बेटा ग्रॉस पर पहुंचे, लेकिन नेट पर खड़े हैं। इनकम रिसीव्ड अगर हमारे हाथ में है और हमें विनिंग देखनी है, कितने पैसे जीते थे भैया ने कैजुअल इनकम से, या कितने पैसे इनकम में एक्चुअली हैं, TDS कटने के बाद इतने हो गए। TDS समझते हो ना, टैक्स डिडक्शन सोर्स, वो पानी वाला TDS नहीं। Sometimes in the problem, lottery income received is given rather than lottery income. Lottery income received is given. इस वर्ड को देखो बेटा, received मतलब आप एज ए CS बन गए, ठीक है, और वैसे तो आप ITR वाला काम करोगे नहीं, बड़े बड़े काम करोगे, कंप्लायंसेस का काम करोगे, बट मानो आपके पड़ोस वाला बहुत पुरानी
अंजलि, तो बचपन से तुम बोलते थे जंगली, ठीक है, किस्मत से केबीसी में उसका सिलेक्शन हो गया और तो आपका नाम राहुल है, तो आपने चढ़ाने के लिए राहुल इज अ चीटर, अंजलि इज अ चीटर, तो इस टाइप की कहानी चल रही थी, कुछ कुछ होता है वाली। और अंजलि जी जो है केबीसी से जीते ही पैसे, जाने कितने, बट आपसे बोली रिटर्न भर दो हमारा। राहुल तू इतना नहीं कर सकता क्या मेरे लिए? मैं बोला क्यों नहीं, एक मैच और हो जाए बास्केटबॉल का। दैट मीन्स कि आप उसका जब रिटर्न मैंने बैठे बैंक स्टेटमेंट निकाला तो उसके बैंक स्टेटमेंट में जो पैसे दिख रहे हैं वो कौन से दिख रहे हैं? रिसीव्ड, जो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस है, टैक्स डिडक्शन सोर्स काटने के बाद। अगर आपने सीधे डाल दिया बेटा तो उसकी इनकम कम शो होगी, जबकि उसकी एक्चुअल इनकम क्या है? मे भी उस पर कोई गलत अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम टाइप की चीज लग जाए, क्योंकि टीडीएस आपको लास्ट में दिखेगा, आप उसे माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको 100/70 करके ग्रॉस पर पहुंचना है। तो ये बेटा रिसीव्ड वाली इनकम है, नेट बोल सकते हो आप, इसे क्या बोल सकते हो? नेट। और नेट और ग्रॉस का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिलेंडर से समझाता हूँ। ग्रॉस वेट लिखा होता है 30 किलोग्राम, उसमें गैस होती है अंदर 14 किलोग्राम, 16 किलोग्राम का सिलेंडर होता है, तो खाली सिलेंडर 16 किलोग्राम का रह गया, आपके हाथ में वो है, आप बोलोगे गैस भरकर कितने का? हमने कहा 30 किलोग्राम का। यानी इन सच केसेस स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ग्रॉस अप द लॉटरी इनकम। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रिलेशन बिटवीन लॉटरी इनकम अर्न्ड एंड लॉटरी इनकम रिसीव्ड इज अंडर, जो इनकम अर्न्ड है हमें उसे ढूंढना है, फाइंड आउट एंथनी कौन है। लॉटरी इनकम रिसीव्ड इक्वल्स टू लॉटरी इनकम अर्न्ड माइनस टैक्स डिडक्शन सोर्स। मैं इतनी देर से आपको यही बता रहा हूँ भाई, आपने 100 रुपये जीते हैं कहीं, 30 रुपये आपके काट लिए हैं, 70 रुपये आपके, ये है आपकी रियल में ग्रॉस लॉटरी इनकम, यानी लॉटरी इनकम एक्चुअल में ये है, बट रिसीव्ड आपको कौन सी हुई है? नेट वाली। तो अब यहां खड़े हुए हो रिसीव्ड पर और आपको ग्रॉस पर पहुंचना है, यहां खड़े हो रिसीव्ड पर और आपको ग्रॉस पर पहुंचना है, तो 70 का आप 100 पर पहुंचने के लिए क्या करोगे? सर 70 का मल्टीप्लाई 30 में कर दें? हाँ कर दो। पर क्या पहुंच पाओगे? बिल्कुल नहीं, आपको डिवाइड भी 70 से करना पड़ेगा। 30 आएगा सर, 30 जोड़ देंगे इसमें, यानी 100/70 अगर मैं कर लूँ तो मैं सीधे कहाँ पहुंच जाऊंगा? यहाँ पर। सारी बातें यहाँ लिखी हैं। टैक्स रिटर्न बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 194 एंड बीबी, टीडीएस वाले चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं। 30% काट लिया जाता है ऐसे पेमेंट में रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, टीवी गेम शोज वगैरह। प्रोसीजर ऑफ ग्रोथ इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफआर एज फॉलोज। लॉटरी इनकम रिसीव्ड इक्वल्स टू ग्रॉस लॉटरी इनकम माइनस टीडीएस। लॉटरी इनकम रिसीव्ड 70% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब ये 70% होती है क्योंकि 30 कट गया है, मैंने समझा दिया। ग्रॉस टोटल इनकम समय नहीं लगाऊंगा, लॉटरी इनकम रिसीव्ड डिवाइड बाई 70%। टैक्स इज नॉट डिडक्टेड इन फॉलोइंग केसेस एंड देयर इज नो नीड ऑफ ग्रॉसिंग अप। अगर वहां वर्ड दिया हुआ है इफ द अमाउंट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस इज नॉट मोर देन 10,000, लिख दिया इन्होंने, यानी अगर आपकी लॉटरी 8,000 की है, 9,000 की है, तो आपका टीडीएस काटा नहीं जाएगा। टीडीएस वाले चैप्टर में बात करेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि ये छोटे लोग हैं यार, इनका क्या कितना टैक्स चोरी करेंगे, इनको नहीं, तो इसको ग्रॉस करने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर 8,000 9,000 की दिख रही है आपको तो उस पर टीडीएस नहीं कटा। इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम रेसिंग अदर देन हॉर्स रेस, कैमल रेसिस, ठीक है, मतलब ऊंट ऊंट की वो हो रही है, तो वहां भी टीडीएस नहीं है। सिर्फ घोड़ों को पकड़ा गया है, सिर्फ घोड़ों को पकड़ा गया है, टक 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 टक, ठीक है, उनको पकड़ा गया है, ऊंट को नहीं, हबीबी को नहीं पकड़ा गया। हबीबी इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट और फर्नीचर लेट आउट ऑन हायर, टेंट वालों की बात है, बट टेंट वाले पीजीबीपी इनकम शो नहीं करे। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट और मशीनरी ऑन हायर इज चार्ज टू टैक्स अंडर दिस हेड इफ सच इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबीपी। अगर ये प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन में चार्जेबल नहीं है तो, क्योंकि अगर उनकी हो तो हमारे पास ना आना, और हमारे पास आ गए तो कभी दूर ना जाना। चलिए सर, एनी इनकम बाय वे ऑफ लेटिंग आउट एन एसेट एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और कॉमर्शियल एसेट शैल बी टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। जनरली पीजीबी होता है, और नहीं हुआ तो फिर अदर सोर्स। इन केस ऑफ टेम्परेरी डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस ड्यू टू एनी रीजन विदाउट एनी intention of the assessee to part with or close the business, if the business assets are leased out for a certain period, then such lease rent shall be taxable under the head पीजीबीपी। या तो पीजीबीपी में वहां नहीं है तो हमारे पास है, मतलब डिसकंटिन्यूस हो गया, बिजनेस खत्म कर रहे हैं, तो तभी पीजीबीपी में जाएगा, ठीक है सर। इस सब चीज़ों को भी मतलब है नहीं, ऊपर वाली बात का मतलब है, बस ये हो नोट्स में है, टेक्स्ट पॉइंट पर कहीं दिक्कत करेगा तो अब लिखेंगे। हाँ जी, ये नोट वाइज बात है बेटा, वही एक्सप्लेनेशन है जो आपको मैंने बताई थी मशीन प्लांट फर्नीचर को अगर आप दे देते हो तो। यहाँ पर इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट और फर्नीचर अलॉन्ग विद बिल्डिंग, इसको बोला जाता है कंपोजिट रेंट। क्या बोला जाता है? नोट आ सकता है बेटा, कंपोजिट समझ रहे हो ना, दो टाइप का रेंट।
सेपरेबल और अनसेपरेबल कंपोजिट रेंट, या मैं सिंपल बोलूं रेंट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि आप प्यारे प्यारे बच्चे हो, इतनी अकाउंट्स पढ़ना जानते हो। रेंट ऑफ बिल्डिंग और रेंट ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट्स, अदर फिक्स्ड एसेट्स इसे बोलते हैं कंपोजिट रेंट। जनरली इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबको पता है बात है। बट इफ सच लेटिंग इज इनसेपरेबल, इनसेपरेबल, अलग नहीं हो सकती, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती, ठीक है, हम इस तरह एक दूसरे से मजबूर नहीं रह सकते। फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, देन इनकम फ्रॉम सच लेटिंग इज चार्ज टू ऐड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर्स। वो वहां जाना चाहती थी, वो वहां जाना चाहती थी, किसी को कुछ बताना चाहती थी और ये कहकर हमारे पास ही आना चाहती थी। अरे सर क्या बात कर दी आपने, वो वहां जाना चाहती थी, किसी को कुछ बताना चाहती थी और फिर वापस हमारे पास ही आना चाहती थी, यानी वो हाउस प्रॉपर्टी के पास जाना चाहती थी और ये बात उसे बताना चाहती थी कि मैं तुमसे दूर रह सकती हूं पर उनसे दूर नहीं रह सकती, मतलब हमसे, अदर सोर्स से दूर नहीं रह सकती। इफ नॉट टैक्स्ड अंडर द हेड पीजीबीपी, अगर पीजीबीपी में फिर तो खेल ही खत्म, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। अगर ये पीजीबीपी में चला गया तो फिर यहां इसका कोई काम नहीं है माय फ्रेंड। चलिए, इफ लेटिंग आउट ऑफ सच, मतलब हम सिंपल ये माने कि हम को है, ये जब बोलता है तो एजम्पशन क्या माने, पीजीबीपी में है या नहीं है, नहीं है, नहीं है, कंपोजिट रेंट है, यही आएगा। इनसेपरेबल मानो कुछ नहीं है। अगर बोल रहा है भाई टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी तो छोड़ दो, टैक्स अंडर पीजीबीपी तो छोड़ दो, क्योंकि जो किसी और का है उसके पीछे जाके क्या करोगे रे तुम। If letting out of such a property alone is acceptable, then income from letting out of building is taxable under that income from house property। अगर ये अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, मतलब ये कह रही है मैं वहां जाना चाहती हूं, फिर ज्यादा देर वहीं रहना चाहती हूं, फिर थोड़ा सा तुम्हारे पास आना चाहती हूं। मैंने कहा ऐसे नहीं, या तो वहां जाओ या यहां आओ। बोली नहीं, आई एम इनसेपरेबल, आई एम सेपरेबल, मतलब मैं वहां जा रही हूं, बिल्डिंग का रेंट वहां ले जा रही हूं, बाकी का तुम्हारे पास अदर एसेट का वहां छोड़ जा रही हूं तुम्हारे पास, ठीक है। मियर नॉलेज ऑफ रेंट चार्जेबल अगेंस्ट ईच एसेट डज नॉट मेक इट सेपरेबल अनलेस अंटिल द प्रॉपर्टी इज सेपरेटली लेटेबल। जब तक वो बोले भाई साहब बिल्डिंग का रेंट 6000 है, अदर एसेट यूज करोगे तो 2000 अलग से देना पड़ेगा। वो कहेगा नहीं मैं नहीं यूज करूंगा, ठीक हम उठा के ले जा रहे हैं, अरे नहीं मैं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा। बट अगर ऐसा है कि सर आप यूज करो ना करो, बिल्डिंग का रेंट 8000 है, इनसेपरेबल है, अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, तो फिर कंपोजिट रेंट वहीं जाएगा। यानी अगर अलग अलग व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 56(2) डिडक्शन अलाउड अगेंस्ट इनकम, डिडक्शन कौन कौन सी मिलेंगी यहाँ, डिडक्शंस कौन कौन सी मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी डिडक्शंस बेटा यहाँ नहीं मिलेंगी, जो मिलेंगी उनकी बातें हम कर लेना फटाफट फटाफट। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर और डिडक्शन, क्योंकि बेटा इसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस करने वाले, मजा आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत आ रहा होगा। करंट रिपेयर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, जिस तरह हम नॉर्मल खर्चों को क्लेम करते हैं, भाई मैंने अपने यहाँ एक बंदा रखा, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मान लो ऐसा, तो यहाँ पढ़ाता हूँ मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैंने एक सैलरी पर बंदा रखा, रेंट दे रहा हूँ मैं इंस्टीट्यूट का, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा हूँ, पेपर प्रिंटिंग स्टेशनरी छपवा रहा हूँ, सबका खर्चा माइनस मिलेगा नहीं मिलेगा, नॉर्मल नॉमेनक्लेचर, कोई 11th-12th का सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिसलेनियस एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, याद है ना, कैरेज इन पार्ट, कैरेज आउट पार्ट, ठीक है सर समझ गए हम। टेलीफोन एक्सपेंस, इंटरनेट एक्सपेंस, तो अगर रिपेयर करा रहे हो आप तो मिलेगा नहीं मिलेगा, सर हम यहाँ पर भी मिलेगा, हाँ अलाउड है बेटा। पता है बंदा रिपेयर किसी को मैं क्या बोलते हैं यही हाउस प्रॉपर्टी दे दी, पर इनसेपरेबल है, कंपोजिट रेंट है, के अंदर मशीन फर्नीचर वगैरह सब लगा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लस अदर फिक्स्ड एसेट्स, लाइट वाइट, पंखे वंखे, कूलर, एसी सब है इसके अंदर, टीवी फ्रिज, दुनिया के भर की सारी सुख सुविधाएं हैं इसमें। गरम मसाला वाला जो घर था ना अक्षय कुमार का, वो है इसमें, मैम्बो भी है, तो बस रेंट देना है उसको, और अलग अलग नहीं कर सकता, तो यहीं पर आएगा। अब इसके पर रिपेयर वगैरह मैं करा रहा हूँ, 30% स्टैंडर्ड एक्शन मिलेगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, वहां रिपेयर नहीं मिलता था, यहाँ 30% स्टैंडर्ड एक्शन, या फिर वो व्यवस्था कर ले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अलग ले जाए, अदर एसेट्स को अलग कर ले, या वो ऐसी व्यवस्था कर ले, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मशीनरी प्लांट फर्नीचर, अगर इन पर इंश्योरेंस ले रखा है, बिल्डिंग मशीन प्लांट फर्नीचर, वहां इस टाइप का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस नहीं करने दिया जाता था। शायद याद हो भी, एचपी 4-5 दिन पहले ही पढ़ा है हमने, तीनों कनेक्ट हो रहे हैं।
डेप्रिसिएशन एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, मतलब मानो आपकी इतनी इनकम नहीं हो रही है, डेप्रिसिएशन क्लेम। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपके यहाँ बहुत सारी एसेट्स लगी है, अंदर एसी लगा है, टीवी लगा है, फ्रिज लगा है, कूलर लगा है, सब कुछ लगा है, आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, बट घर आपका सिर्फ 2 महीने ही उठ रहा है क्लेम। डेप्रिसिएशन साल भर का लग रहा है आपका, घर आपका 2 ही महीना उठ रहा है, सिर्फ 2 ही महीना। तो रेंट से ज्यादा दो, चाय से ज्यादा तो केटली गरम है। यानी ये 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था हमारा, लॉस 36 लाख का कैसे हो गया? यानी आपका 2 महीने ही घर इस तरीके का किराए पर उठा, पर बाकी महीने खाली रहा। जिस तरीके हाउस प्रॉपर्टी से अलग है बेटा, हाउस प्रॉपर्टी में तो वैकेंट याद होगा, वैकेंट वगैरह और सेल्फ ऑक्यूपाइड वगैरह वो अलग, मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, सब मिक्स कंपोजिट रेंट वाली कहानी है यहाँ पर। एनी अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होली एंड एक्सक्लूसिवली, पूरी तरह होली दिवाली सब इसी के लिए किया है आपने वो काम, होली दिवाली सब इसी के लिए किया है, तो आपको वो भी डिडक्ट कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसे खर्चों को यार कोई कौन मना करेगा यार? कौन बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं भरता है? भरते हैं, वो मजबूरी नहीं भरने देती शायद, पर हर पिता, हर मम्मी पापा यही चाहते हैं उनका बच्चा अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी ट्यूशन पढ़े, अच्छी एजुकेशन ले, अच्छा इंसान बने। वो ऐसे खर्चों को क्लेम करने देंगे, पर बच्चा बोल रहा है पापा मेरे को जरा एक 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा किस लिए? वो ना दोस्तों को एक बड़े से पब में पार्टी देनी है। मैंने कहा भाई इसका हम तुझे, मतलब अगर ये इंसान इनसे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन की मांग करता है क्योंकि एचपी में भी है, तो नहीं है, वो उनके पापा अच्छे हैं इतने ज्यादा जो 10 लाख देते हैं पार्टी करने को। चलिए सर, टॉपिक है फैमिली पेंशन। इसको बेटा मैंने अगेन प्योर थ्योरी क्वेश्चन की वजह से यहां पर डाला हुआ है आपके सामने। बेहतरीन क्वेश्चन है, स्पेशल डिडक्शन है, और एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। कैजुअल इनकम का टैक्स रेट 30%, या आपको रेट रिसीव्ड दे दे, आप विनिंग निकालो, यानी नेट दे दे, आप ग्रॉस निकालो। सेम चीज फैमिली पेंशन, या तो रेंट शॉर्ट नोट आ सकता है कंपोजिट रेंट पर, फैमिली पेंशन पर, कैजुअल इनकम पर, और इनकम्स के सोर्सेज अंडर द एडमिन। मतलब इस तरह पढ़ो इस क्लास में कि अगर मैं आपको यहाँ 4-5 क्वेश्चन दे दूं थ्योरी प्रैक्टिकल, तो आप अभी करने लग जाओ। आप घर जाकर दोबारा रिवाइज करने की व्यवस्था ना देखो, आप तुरंत शुरू हो जाओ। इस तरह बातें मेरी दिल से दिमाग पर हावी हो जानी चाहिए। फैमिली पेंशन मीन्स ऑफ रेगुलर नेचुरली इनकम पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ ए डिसीज्ड। अंकल जी चले गए हैं इस दुनिया से, विडो और लीगल आयर ऑफ एन डिसीज्ड पर्सन, जो चले गए हैं उनके घर वालों को आंटी जी को मिल रही है पैसे। इट इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आफ्टर अलाउिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या? 30%। बेटा वो वहां पर थी यार एचपी पर। इतना प्यार मत करो उनसे, उन्हें बुलाया भी नहीं जा रहा, हंसाया भी नहीं जा रहा, और अब देख कर रुलाया भी नहीं जा रहा। इतना प्यार ना करें उनसे। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 57, मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ सच पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। कहीं लिखना भूल गए हैं क्या सर? रिलीफ ऑन एरियर ऑफ फैमिली पेंशन अलग, रिलीफ इज सर विच एवर इज लोअर एक वर्ड आएगा बेटा यहाँ, दोनों में से जो कम होगा, विच एवर इज लोअर या लीस्ट, दोनों में से जो कम होगा, मतलब बेटा मैक्स अमाउंट इनका जो है 15,000 है। आप सिंपल ले रहा हो कम। सर एग्जांपल ले ले रहे हैं, अगर हमें हर महीने 20,000 रुपए पर मंथ की फैमिली पेंशन मिल रही है, साल में कितने हो गए दोस्त? 2,40,000। 1/3 कितनी होती है इसकी? सर 80 और 15 में से छोटा कौन? सर 15,000। यानी एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? सिर्फ 15,000। यानी 240 में से 15,000 को माइनस करने के बाद बाकी की क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। सर हर बार 15 ही माइनस कर दे? नहीं 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 नहीं, रुको जरा, सबर करो। 2,15,000, 2,15,000। एग्जाम्पल चेंज, आपको हर महीने डिडक्शन मिल रही है 2,000 रुपये पर मंथ की, वहाँ 20,000 पर मंथ था ना, 2,000 पर मंथ, साल में कितनी हो गई बेटा? 24। 1/3 कितनी हो जाएगी इसकी? 8,000। मैक्सिमम कितनी है? 15,000। दोनों में से कम बताना। 8,000। 24 में से 8,000 रुपये माइनस कर देंगे हम, कितना आ जाएगा? 16,000। 16,000 टैक्सेबल हो जाएगी आपकी। 24 में से 8 गई, कितनी टैक्सेबल हो जाएगी? 16,000। ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन। हर बार 15 नहीं, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर। अभी क्वेश्चन आएगा बड़ा वाला, उसमें देखेंगे हम लोग
फैमिली पेंशन पर एक नोट आ सकता है, तो आप फैमिली पेंशन की डेफिनेशन सिंपल है, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, किनको मिलेगी, यार बार रटने की कोशिश मत करो, सेम टू सेम रट लो, रट ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। फैमिली पेंशन मीन्स अ रेगुलर मंथली अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ डिसीज्ड, मतलब मरे हुए जीत के दोस्त आप है क्या, मूवी थी चुप चुप के, यानी मरे हुए इंसान, अंकल जी चले गए, आंटी जी को मिलेगा, या जो भी बच्चे बचे हुए हैं, जो भी लीगल हायर बचे हुए हैं उनके, उनको मिलेगा फैमिली पेंशन। Relief on arrear of family pension. Relief is available on arrear of family pension received by the family member of a deceased employee as in case of arrear advance. बात की बात है, इसको किसी काम की चीज नहीं है, arrear advance को हटा। Lump sum payment made gratuitously by way of compensation or otherwise to the widow or other legal heir of an employee who dies still in service is not taxable income. इसकी बात कर रहा है, इकट्ठा पेमेंट की बात कर रहा है, और वो अभी भी स्टिल इन सर्विस है, पैसा जो मिला था वो वाइल स्टिल इन सर्विस, जो मर गए उनको इकट्ठा पैसा मिला। पेमेंट मेड टू द विडो और अदर लीगल हायर ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइज वाइल स्टिल इन एक्टिव सर्विस वुड नॉट बी टैक्सेबल एज इनकम प्रोवाइडेड, क्योंकि ये चीजें आपकी फैमिली पेंशन नहीं मानी जाती। फैमिली पेंशन की डेफिनेशन वही थी जो पढ़ लिया। देन दोस्त नेक्स्ट टॉपिक आपका जो गिफ्ट वाला है, सबसे फेवरेट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, वो है सर गिफ्ट, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। मतलब सर अगर आप गिफ्ट लेंगे या देंगे और इन लोगों से लेंगे या देंगे तो आप पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लग सकता है। इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट लगता है दोस्त, जो गिफ्ट लेता है, जिसको ज्यादा गिफ्ट लेने का शौक है उसके लिए सेक्शन बना है। बट गिफ्ट किन चीजों का हो, एक दूसरे को गाड़ी घोड़ा फोन मोबाइल फोन कीबोर्ड लैपटॉप कंप्यूटर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैपिटल एसेट नहीं। सबसे पहले मनी, मनी की बात करूं तो यहाँ कैश, बैंक के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब आज के टाइम पे जो भीम यूपीआई वगैरह से पेमेंट चल रहा है, अगर आपने किसी से पेमेंट लिया है रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन या पर्सन्स इन एक्सेस ऑफ ₹50,000, आपने 50,000 या तो एक से या कई लोगों से मिलाकर जो आपके रिलेटिव नहीं है, पहले से दिमाग में डालो रिलेटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव्स जब होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां रिश्ते हैं वहीं काजू पिसते हैं, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल तो चलती है, मतलब घर जमीन नहीं है, मतलब इमूवेबल क्या होती है, जो घर जमीन हिला नहीं सकते आप, उठाकर कहीं रख नहीं सकते, मूवेबल वाली बात है। विदाउट कंसिडरेशन या विद एन एडुकेट कंसिडरेशन, दोनों फर्क क्या होता है, देखो कम दाम बेहतर काम, कम दाम पैसा कम, विदाउट मतलब नो मनी फील हनी। अरे क्या है, अरे मजे के लिए बस लिख ले रहे थोड़ा सा, नो मनी फील हनी, कम दाम बेहतर काम। अगर आपने बिना किसी पैसे के, मतलब सामने वाले से कुछ ना देकर और कुछ लेने की इच्छा रखते हो, कुछ नहीं दिया आपने बट कुछ ले रहे हो, क्या आप मूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी वाली है बाद में बात करेंगे, बस आप उस मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, सर एक आइटम की या 2-3-4 आइटम की मिलाकर 50,000 से ज्यादा मूवेबल के लिए अलग अलग है बेटा। या फिर एफएमवी, मार्केट वैल्यू उसकी मानो 80,000 है और आपने उसे सिर्फ 20,000 रुपए दिए हैं, तो कंसिडरेशन की जगह 20, मार्केट वैल्यू की जगह 80, एफएमवी इज मोर देन कंसिडरेशन, 60,000 का डिफरेंस है, यानी 50,000 से अगर ज्यादा हुआ डिफरेंस तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात, सारा खेल 50,000 का है, 99% चांसेस किसका है, 50,000। आप किसी से 50,000 ले लो, एक से या कई सारे लोगों से कैश में, आप किसी से 50,000 की मूवेबल प्रॉपर्टी जो इन्होंने लिख रखी है, कौन सी वाली, जो इन्होंने लिख रखी है, बट आप अगर पैसे देकर भी ले रहे हो और पैसे 50,000 कम छोड़ दे रहे हो, मतलब 20,000 दे रहे हो और सामने वाले से 70,000 प्लस का सामान ले रहे हो, 1.5 तोला सोना ले रहे हो, ठीक है, ज्वेलरी का बैठा है, 1.5 तोला सोना ले रहे हो आप और 20,000 रुपए दे रहे हो सामने वाले को, तो उस केस में आप पकड़े जाओगे, आप पे टैक्सेबिलिटी आएगी, क्योंकि 50,000 से ज्यादा का गैप है, डिफरेंस इज टैक्सेबल। सेम चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी है दोस्त, किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप विदाउट कंसिडरेशन किसी से स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि यहाँ वर्ड एफएमवी है या एसडीवी, इतना चलेगा, मूवेबल के लिए वहां भी एफएमवी चल रहा था, याद हो आपको,
शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, जब हम कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड वगैरह कर रहे थे एफएमवी आ रहा था, शेयर मार्केट वाली। कैपिटल गेन की छोटी औलाद है ये, बस कहीं गली में घूम गई थी, अदर सोर्स के नाम से मिली है, अब इसका काम हो रहा है आगे। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूज की 50,000, जहां मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी फेयर मार्केट वैल्यू वर्ड यूज होगा, जहां मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। दोनों का मतलब सेम ही है, आज क्या काम वैल्यू चल रही है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर ऑफ 10% ऑफ कंसिडरेशन, 50,000, मतलब ये दोनों बात है तो डिफरेंस टैक्सेबल होगा, यहाँ और की जगह बेटा एंड होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। होल एसडीवी टैक्सेबल, मतलब अगर आपने किसी से घर ले लिया है फ्री में, उसकी वैल्यू भले ही 70,000 है, अरे ऐसा कौन सा घर होगा आज के ज़माने में, पुराना लॉ है, कुछ साल पहले लिखा गया था, तब 70-80 हज़ार के शायद घर मिलते होंगे, बट किसी की ज़मीन है, सर 80,000 रुपये की ज़मीन, हाँ होती है बेटा, 8,000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर 80 गज का प्लॉट, गज बोलते हैं अपने यहाँ पर हेक्टेयर, तो 8,000 रुपये के हिसाब से अपने 80,000 कर लिया, 64,000 का हो गया, 80 गज 8,000 इंटू 80, नहीं सर कम होगा, ज़्यादा हो गया तो आपका 8 गज ही हो गया 60,000 का 8,000 के साथ। बेसिकली बस स्टैम्प ड्यूटी वाली 50,000 से ऊपर, सभी घरों की आज के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी वाली 50,000 से ऊपर ही है यार, पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो एफएमवी होती है यहाँ पर, जहाँ एफएमवी नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी की जगह। सिंपल सी बात है, 50,000 का आप अपने मित्रों से मिलाकर 50,000 रुपये लेते हो, 50,000 से ज़्यादा लेते हो, आप पर टैक्सेबिलिटी आएगी। आप ये बोलते बोलते थक जाओ कि हमारे दोस्त हैं हम इनको लौटा देते, उन्होंने कहा नहीं यार तुमने लिए हैं क्या, लौटालना वोटालना कुछ नहीं, तुमने क्यों लिए हैं बताओ रीज़न, तुम कुछ नहीं देने वाले हो, बेच रहे हो उनको, उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही दे दिए, उन्होंने कहा ऐसे ही नहीं दिए हैं, तुम्हारा ही पैसा तुम्हें लौटाला जा रहा है, या तुम कैश लो या बैंक से लो, चेक लो या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, आप इनसे ऐसे पैसा ले नहीं सकते। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। सेम मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी को याद रखनी है बेटा, सारी नहीं है, कैपिटल एसेट आपको दिमाग में डाल लो बट सारी नहीं है कैपिटल एसेट, ठीक है, सारी कैपिटल एसेट, एक दो आइटम और है। चलिए टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनहेंस, ये क्या हो गया यार, मूवेबल प्रॉपर्टी के आइटम्स कहाँ चले गए यहाँ से, नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। मूवेबल प्रॉपर्टी के दोस्त आइटम्स हैं यहाँ पर, एक तो आपकी ज्वेलरी, यहाँ सही रहेगा, एक तो आपकी ज्वेलरी है दोस्त, ठीक है, आपके आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, वही कैपिटल एसेट की डेफिनेशन जो हम स्टार्टिंग में मैंने बोला था एक काम में आएगी, अलग अलग लिखता जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में रहे। इमूवेबल तो है ही आपकी, मनी यहाँ है, यहाँ पर आएंगी बाकी की चीज़ें। एनी वर्क ऑफ आर्ट याद होगा आपको, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में था, एनी वर्क ऑफ आर्ट। इसके अलावा है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स, इसके अलावा ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, सब मूवेबल प्रॉपर्टी है बेटा। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, इसके अलावा बेटा बुलियन, और आज के टाइम पर चल रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट, वर्चुअल डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, आपकी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी, आपकी अपनी फेवरेट करेंसी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। वेयर द एसएससी हैज रिसीव्ड इनहैंस्ड कंपनसेशन देन सच इनहैंस्ड कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल अंडर दिस सेक्शन एज अंडर। इनहैंस्ड कंपनसेशन तो बेटा वहीं जाता है हमारा काम, आपके कैपिटल गेन में लेस लिटिगेशन एक्सपेंस करते हैं, बट इंटरेस्ट मिलती है तो यहां जाती है। टोटल इनहैंस्ड कंपनसेशन और कंसिडरेशन रिसीव्ड, टैक्स पॉइंट क्या है, सच इन कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट, ओनली पार्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, ओनली पार्ट इंस्टॉलमेंट शैल बी टैक्सेबल, नॉट द एंटायर अमाउंट। एज यूजुअल लिटिगेशन एक्सपेंसेस सब सर पुराना वाला लग रहा है तो हमें हम पढ़ लिए सेम ऐसे एज इट इज डायग्राम में सब, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इंटरेस्ट और इनहैंस्ड कंपनसेशन कहाँ जाएगा आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए सेम वही वाला चार्ट है बेटा जो मैंने आपको कैपिटल गेन बताया था, ठीक है, ये बीच में यहाँ पर आ गया। मिस्टर आनंद रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ 1 लाख फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर लाठी एज ऑन 10th अक्टूबर 2022, यानी प्रीवियस ईयर 2022 में
ये चार्जेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्रीवियस ईयर या इन द प्रीवियस ईयर हम लोग लिख सकते हैं, इन द प्रीवियस ईयर 2022-23 और फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 रुपीज 1 लाख चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या ही लिखना पड़ेगा बेटा, सिंपली वैसे तो उन्होंने आंसर ही लिख रखा है, बट हमें पता है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जाम होता है, गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव। अभी सर रिलेटिव्स क्या होता है अभी देखते हैं। मिस्टर अजय रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ 25,000 ईच फ्रॉम हिज 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्तों से ले रहा है, तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गिफ्ट एक्सीड 50,000 हेंस एंटायर अमाउंट ऑफ गिफ्ट इज टैक्स। उन्होंने खुद ही आंसर, ये आंसर है बेसिकली। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, सिंपल सिंपल सी बात समझना। This section shall not apply to any sum of money or any property received from any relative। आप अगर अपने रिश्तेदारों से पैसा लेते हो, खून के रिश्ते टाइप के यहाँ पर है, कुछ है खूनी रिश्ते हैं, तो बेसिकली रिलेटिव्स से आप अगर पैसा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रिलेटिव्स में आपकी पक्की दोस्त नहीं आ सकती, ठीक है। सामने वाले आप अंकल को अगर ताऊ जी बोलते हैं तो वो नहीं आ सकते, बगल वाले पड़ोसी को आप बुआ जी बोलते हैं तो नहीं आ सकती, बगल वाले आंटी अंकल को आप चाचा चाची बोलते हैं, रिश्तेदार नहीं है बेटा, वो सगे रिश्तेदार होने चाहिए, भले ही वो दूर दूर रहते हैं, देश से दूर रहते हैं, बट वो आपके रिश्तेदार माने जाते। रिलेटिव हियर मींस, ठीक है, दूर के रिश्तेदार दूर ही रहे और जो पास वाले वो पास में आ जाए। कौन? स्पाउस, ठीक है। इसको लेकर बड़ी दिक्कत है कि मुझे, जब मैं इनकम टैक्स पढ़ता था, जब मैं स्टूडेंट था आपकी तरह, मुझे स्पाउस लगता था हमेशा वाइफ के लिए बोल रहा है, ठीक है, बट स्पाउस का मतलब वाइफ और हस्बैंड दोनों होता है, ये बात मुझे थोड़े दिन बाद पता चली। तो वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस और हस्बैंड के लिए वाइफ। तो यही एक रिश्ता है जिससे शायद बहुत सारे आगे रिश्ते बढ़ रहे हैं। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब भाई बहन की बात कर रहा है। मेरा भाई तू मेरी जान है, फूलों का तारा होगा, सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, भैया साला और साली उन्हीं की बात कर रहे हैं शायद। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ, लिखना अच्छा नहीं लगता, चलो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। सीएस वाले भी पढ़ते हैं लॉ, और ब्रदर का लॉ और सिस्टर का लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी मम्मी का भाई और पापा का भाई, मम्मी की बहन और पापा की बहन, इनको मैं प्यार से यहां लिखूंगा मामा, बुआ, मासी जी और हमारे चाचू। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी की रात चटनी चटाई, मतलब कुल मिला के वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ। सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे बेटा, रिलेटिव की डेफिनेशन आ सकती है लिख रहे हैं। ये प्योर थ्योरी क्वेश्चन, लाइक कंपोजिट रेंट, लाइक कंपोजिट रेंट, लाइक आपका पीछे कौन सा था यार, भूल गया मैं, ठीक है। इनकम अंडर अदर सोर्स में कौन कौन सी आ सकती हैं, उसके बाद वो आया था कैजुअल इनकम, इसी तरह रिलेटिव्स आ सकता है बेटा। एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, एक ही लाइन में खत्म कर दिया, हमारे पूर्वज और हमारे आने वाले, मतलब पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन, ठीक है, 3rd जनरेशन और 7th जनरेशन, पुरानी और नई जनरेशन, लीनियन और लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट। एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, उनके भी रिश्तेदार, ठीक है। तो वाइफ के लिए हस्बैंड के और हस्बैंड के लिए वाइफ के। बेसिकली ये डेफिनेशन है, स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 2 to 6, मतलब इन सबके स्पाउस भी आएंगे, यानी अगर बुआ आए हैं
तो फूफा जी भी आएंगे मुंह फुलाते हुए, मासी आई है तो मौसा जी भी आएंगे, ठीक है, चाचा आए हैं तो चाची जी भी। बस सर समझ गए हम। कुल मिला के रिश्तेदारों का एक समूह अभी यहाँ आएगा हमारे सामने। कुल मिला के रिश्तेदारों की शुरुआत पहले आप हैं तो आपके हस्बैंड से, आप हस्बैंड है तो वाइफ से, ठीक है, ब्रदर सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल से, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, सभी चीजें मैंने समझा दी हैं। और डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है एक इंडिविजुअल के पापा मम्मी, उनके भैया और दीदी, इनके भैया और दीदी, स्पाउस के भैया और दीदी, यानी हमारा साला हमारी साली, पता नहीं कौन है क्या क्या डाली, सन एंड डॉटर, खुद के लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट की बात कर रहे हैं बेटा, और पापा मम्मी हमारे असेंडेंट डिसेंडेंट दोनों है ये, और उनके ब्रदर सिस्टर। स्पाउस ऑफ ऑल द अबव इंडिविजुअल्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज अ रिलेटिव, यानी बुआ है तो फूफा जी, मौसा है तो मासी जी, ठीक है, ये सब लोग हमारे रिश्तेदार भी। एग्जाम्पल के लिए समझ ले रहे हैं, एनी मेंबर ऑफ देयर ऑफ, एचयूएफ के लिए कि बाकी कंपनी का कोई रिलेटिव नहीं होता, पार्टनरशिप का कोई रिलेटिव नहीं होता, एओपी बीओआई का कोई रिलेटिव नहीं होता, इंडिविजुअल और एचयूएफ, एचयूएफ के सारे मेंबर्स उसके रिलेटिव थे। रिलेटिव मींस सपोज मिस्टर विकास इज एन असेसी तो वाइफ मिस्टर विकास की, इनका नाम मैं रख दे रहा हूं प्यार से वैशाली। या आपका कोई दोस्त विकास है जिसकी वाइफ का नाम वैशाली, एक विकास दोस्त है तो सही, पर उसकी वाइफ का नाम मुझे नहीं पता बिकॉज शादी में नहीं बुलाया था उसने हमें। ब्रदर और सिस्टर ऑफ मिस्टर विकास, तो मिस्टर विकास का भाई मानो मिस्टर आकाश भाई, और बहन मानो इसकी दिव्या। तो क्या सच में ये? नहीं, मुझे नहीं पता, बस मन से आया है। ब्रदर और सिस्टर ऑफ वाइफ ऑफ मिस्टर विकास, ब्रदर और सिस्टर ऑफ वाइफ और ऑफ वाइफ, ब्रदर और सिस्टर ऑफ वाइफ और मतलब वैशाली का भाई और वैशाली की सिस्टर। वैशाली की बहन का नाम है सोनाली। सर समझ गए अब कि ये इसकी स्पाउस पहले पॉइंट में आ गया, ब्रदर और सिस्टर ऑफ मिस्टर विकास, ब्रदर और सिस्टर ऑफ वाइफ ऑफ मिस्टर, ब्रदर और सिस्टर ऑफ फादर टू मिस्टर विकास, मतलब ब्रदर और सिस्टर ऑफ मदर, मतलब वही मामा जी, मासी जी, चाचा जी और बुआ जी। ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब पुराने पूर्वज हमारे, एंड फादर ऑफ मिस्टर विकास, ये तो होने ही थे, ठीक है, बाप बेटा दादाजी और परदादाजी, चारों यही चीज रहते हैं बेटा। इनसे ऊपर वाले तो नहीं बोलो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, नहीं सर वो तो होंगे ही नहीं। सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ मिस्टर विकास, और 3 पीढ़ी, तो बस समझ लो आप 3 जनरेशन पुरानी, 3 नहीं, और तो होंगी नहीं 7 जनरेशन किसी की एक साथ, 7 पुश्तें खाती नहीं एक संग। ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर एंड फादर ऑफ वाइफ ऑफ मिस्टर विकास, मतलब इन सबकी बीवियों की बात कर रहे हैं, इन सबकी आंटियों की बात कर रहे हैं, परदादा की परदादी, दादा की दादी, पापा की मम्मी, ये सब भी विकास के रिश्तेदार हैं। ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर हस्बैंड, ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर हस्बैंड कौन? भाभी और जीजा जी, एकदम दिल से समझ में आएगा। मतलब सर क्या कोई रिश्ता रह जाता है कि इसमें? नहीं रहता, नहीं है, बस रिश्तेदार ये होते हैं, ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर्स हस्बैंड ऑफ वाइफ ऑफ मिस्टर विकास, यानी वही ब्रदर्स वाइफ, वो साला की साली सली सरेज, ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर हस्बैंड। कुल मिला के सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, जो इन सबके स्पाउस, सिंपल से कॉन्सेप्ट याद रख लो पीछे वाले, ये लोग इसके पापा इसके दोस्त रिश्तेदार है, मम्मी रिश्तेदार है, बीवी तो है ही है इसकी, बेटा बेटी और भाई बहन, मतलब एक फैमिली में ज्यादा से ज्यादा लोग कितने होते हैं? अगर कोई इंसान है तो पापा होंगे, मम्मी होंगे, शादी होगी तो बीवी, बेटा बेटी होंगे और भाई बहन होंगे। इन सब के स्पाउस, यानी खुद की तो वो है, पापा की तो मम्मी यही है, इनके भाई बहन बहुत दूर तक के रिश्ते ले लिए इन्होंने, ठीक है, इनके भाई बहन इनके पापा मम्मी, बस कॉन्सेप्ट खत्म। इनकी सबकी स्पाउस, डिटेल में यानी रिलेटिव्स की डेफिनेशन आप लिख लेंगे ना। चलिए, ये सब जो हमको पढ़ा रहे हैं, इनके केस में अदर सोर्सेज की इनकम टैक्सेबल नहीं होती, अगर इन केसेस में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब आपने अगर गिफ्ट रिलेटिव से लिया तो कोई दिक्कत नहीं, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ से लिया कोई दिक्कत नहीं, बट इन लोगों से लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऑन द ऑकेशन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल वेदर गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव और आउटसाइडर, अगर आप शादी जैसा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन सा काम कर रहे हैं, अगर आप इतने बेहतरीन हैं तो, अगर आप शादी कर रहे हैं और उस दिन गिफ्ट मिल रहे हैं, चाहे वो रिश्तेदारों से मिले या नॉन रिलेटिव से मिले, केवल शादी, क्योंकि मैंने बोला इतनी हिम्मत का काम कर रहा है इंसान, इतनी हिम्मत का काम कर रहा है, इतनी हिम्मत का काम हर दूसरा आदमी नहीं कर पाता। ऐसा इंसान आम इंसान नहीं हो सकता
ये इंसान बहुत ही अलग है, यानी ये लेजेंड है, अल्ट्रा है, प्रो है। इस इंसान को इस दिन गिफ्ट लेने दो, चाहे दोस्तों रिश्तेदारों से मिले, घर वालों से मिले या बाहर वालों से मिले। मतलब इस दिन के लिए छूट है, सिर्फ एक सिंगल डे। वेडिंग एनिवर्सरी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बेटा मैरिज ऑफ इंडिविजुअल। सर पहली दूसरी तीसरी बेटा यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा अभी। अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस मतलब समझ गए, विल लिखा पड़ी। सर विल वाला तो जनरली रिश्तेदार ही देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। एंटरटेनमेंट नाम का मूवी है ना जी सर। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, उनके मरने के आखिरी समय पर, फ्रॉम लोकल अथॉरिटी बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय हिम, मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब कंडीशन। सब प्रेस्क्राइब कंडीशन कौन सी है? वे बेटा नई अमेंडमेंट है, इसका हैशटैग लगा लो कुछ ही टाइम में। अगर आपको कोई इंडिविजुअल पैसे दे रहा है बिकॉज ऑफ कोविड पीड़ित है, कोविड-19 देश में इतनी हालत खराब हुई थी, कोविड-19 पीड़ित है, इस पर कहानी है पूरी अभी देखेंगे। तो आप वैसे तो 50,000 से मना है भाई, कैश अगर कोई 50,000 रुपये दे रहा है मिलाकर भी लोग नॉन रिलेटिव, तो आप टैक्सेबिलिटी में आ जाओगे। पर इस केस में आप टैक्सेबिलिटी में नहीं आओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस केस में आप टैक्सेबिलिटी में नहीं आओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कब? कोविड-19 वाले टाइम पर। क्या है इसमें कहानी? फ्रॉम बाय एन इंडिविजुअल, पैसे मिल रहे हैं आपको किसी से भी, फ्रॉम एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड, पैसा खर्च होने चाहिए आपके इलाज पर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्रेस्क्राइब कंडीशन नीचे लिखी हुई है। बाय ए मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, बाय ए मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ द डिसीज्ड पर्सन विदाउट लिमिट, और फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन एग्रीगेट अप टू 10 लाख। मतलब पहले वाले केस में तो जितना खर्चा उसने करा है उस केस में अगर आप पैसे मिल रहा है कोविड-19 वाला उसका। दूसरा भाई कोविड-19 वाला बंदा मर गया, अगर उसके एम्प्लॉयर से पैसे मिल रहे हैं, मतलब एग्जांपल ले ले रहे हैं, ये मिस्टर ए है, इनके मिस्टर बी काम करते थे, सडनली उन्हें कोविड-19 हुआ, कोरोना की दूसरी लहर में वो चले गए, एक्सपायर्ड। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सबकी सब बाद में बात करते हैं। मिस्टर ए ने उन्हें अपनी तरफ से 2 करोड़ रुपए दे दिए। सर ऐसा दिलदार मालदार इंसान, जो मालदार है वो दिलदार नहीं, और जो दिलदार है वो मालदार नहीं, और जिसके पास बाइक है उसके पास कार नहीं, पर वो इंसान बेकार नहीं। यानी 2 करोड़ रुपए दे दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं नहीं लिखा कि लिमिट है कोई। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयर है। बट अगर हम में से कोई इनकी मदद करना चाहता है, यहां मिस्टर सी है, बहुत दिनों से इनके घर की हालत देख रहे हैं, जब तक 2 करोड़ की पता नहीं थी। अगर इन्होंने 11 लाख दे दिया तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लिमिट कितनी है? सिर्फ 10 लाख रुपीज लिमिट कितनी है? फ्रॉम एनी अदर पर्सन, जो एम्प्लॉयर नहीं है, खास दोस्त है, रिश्तेदार है। सर रिश्तेदार की तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ मतलब वो वाला रिश्तेदार नहीं है, बगल की बुआ, उनको प्यार से बुआ बोलते थे, बट पापा की सगी सिस्टर नहीं थी, बुआ जी थी बस, ठीक है। द कॉज ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन इज इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19, जो मरा हुआ इंसान है, ये जो मिस्टर बी मर गए हैं अभी, फायर हो गए ड्यू टू कोविड-19, द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन। यानी जब ये मरे, एग्जांपल के लिए ये 2 अक्टूबर 2021 में मरे गए थे, समय कोविड-19 चल रहा था, 2 अक्टूबर 2021 को, मई जून में लहर आई थी, उस समय तक केसेस चल रहे थे। तो इनका पैसा 2 अक्टूबर या 1 अक्टूबर 2022 तक इनके खाते में, मतलब जो फैमिली वाले हैं उनके खाते में अगर पहुंच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन एंड एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन आर सेटिस्फाइड। प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन कौन सी होंगी सर? अगर कोई और होती है तो सिंपल सी बात समझो, अगर एम्प्लॉयर ने दिया है कोई लिमिट नहीं है, जो इंसान मर गए उनके पैसे घर वालों को दिए, तो अगर अलग कोई पर्सन है तो 10 लाख तक की लिमिट भैया बहुत है, बस 10 लाख से ज़्यादा आप मदद मत करो, काफ़ी है, बहुत साल तक काम चल जाएगा अगर हिसाब से चलेंगे तो। दूसरी बात, खर्चा अगर आप उठा रहे हो ड्यू टू कोविड-19 इलनेस, एक इलनेस है, एक बेटा डेथ है, एक इलनेस एक डेथ है, मदद वालों को इनकम टैक्स ने सपोर्ट किया कि भाई आपने मदद करी है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारी। सर अगर अक्टूबर 22 में आया हुआ है यानी 22-23 की बात कर रहे हैं, तो हाँ तभी तो ये अमेंडमेंट डाली है यहाँ पर कि 22-23 में इन्होंने मदद करी है, मतलब 12 महीने के अंदर, यानी अक्टूबर 21 के बाद, मानो मई जून जुलाई 21-22 में, 21 में 22 प्रीवियस 21-22 में ये सब हो रहा था, वो तो 20-21 में भी रहा था। अगर कोई पर्सन मर गया उसकी मदद करी है उन्होंने,
तो 12 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली हियर मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, इनके रिश्तेदार, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल हु आर होली और मेंटली डिपेंडेंट ऑन हिम। मतलब कुल मिला के इनके खुद की आगे की जनरेशन और पीछे वाली, भाई बहन, मम्मी पापा, बेटा बेटी और बीवी, बस इतने लोग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या सीखा भाई, रिलेटिव्स गिफ्ट रिलेटिव से लोगे कोई दिक्कत नहीं है, शादी कर लो, हिम्मत का काम करो, विल इनहेरिटेंस, लोकल अथॉरिटी। छोटे छोटे पॉइंट और हैं बेटा जो कि फटाफट निपटाते हैं एग्जाम में, वाले बहुत ज़्यादा कवर नहीं होते। एनी फंड और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ये हम दोबारा से एक बार एग्जाम इनकम में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको मिलता है कोई पैसा, टैक्सेबल नहीं है। ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड 12A और 12AA, ये सब वो रजिस्टर्ड होती हैं जो रियल में ट्रस्ट होती है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 13(3) फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड सोलिडली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ टोटल और पार्शियल कवर्ड अंडर सेक्शन 47(1). ये एचयूएफ का पार्शियल और टोटल हो रहा है। इसके अलावा सारे 47 वाले मतलब वही अमलगमेशन, डीमर्जर, होल्डिंग, सब्सिडरी फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सैंडिस कंडीशन। इस वाले नोट पर खास ध्यान मत दो। पुराना वाला कोविड-19 वाले में देख लो 10 लाख की लिमिट पर एमसीक्यू आ सकता है, नॉन रिलेटिव्स का मतलब नॉन एम्प्लॉयर का, और एम्प्लॉयर के केस में कोई लिमिट नहीं है, बाकी खर्चा उठा रहा है तो बीमारी के टाइम पे कोई दिक्कत। एग्जाम्पशन ऑफ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर 10(10)(BC), एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जैसे केरल में बाढ़ आई थी, जैसे आपके उत्तराखंड में एक बार हुआ था। लीगल हायर बाय वे ऑफ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर एक्सेप्ट द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल टू द एक्सटेंट सच इंडिविजुअल और इज लीगल हायर इज बीन अलाउड अ डिडक्शन अंडर द सेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय सच। अगर कोई और डिजास्टर की वजह से, भूकंप आने की वजह से, अर्थक्वेक आने की वजह से अगर आपने उसका कहीं पर क्लेम ले रखा है, डिडक्शन ले रखी है, लाइक इंश्योरेंस क्लेम से पैसे मिल रखे हैं, तो आप उसका यहाँ पर बेनिफिट अवेल यहाँ नहीं करोगे। यहाँ पर वो इनकम बन रही थी पर हमने एग्जेम्प्ट बना लिया, एग्जेम्पशन ऑफ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी अदर देन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस द वैल्यू डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सर ये क्या बात है? प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब प्रॉपर्टी में वर्चुअल डिजिटल एसेट भी डाल दी गई है, यानी क्रिप्टो आपकी फेवरेट। मींस द फॉलोइंग कैपिटल एसेट ऑफ द असेसी, वही सब बता रखे मैंने। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आएगी आर्कियोलॉजिकल स्कल्पचर्स, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, बुलियन, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ड्राइंग्स। पीछे वाला पॉइंट है बेटा यहाँ पर, या तो पीपीटी आगे पीछे हो गई या मैंने इस तरह लगवाया था। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स वर्चुअल डिजिटल एसेट लाइक क्रिप्टो करेंसी। वर्चुअल डिजिटल एसेट मींस, इस पर बेटा वर्किंग नोट शॉर्ट नोट आने के चांसेस कम है, बट एक बार मैंने फिर भी आपके लिए लिख दिया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग हो। गूगल की डेफिनेशन है बेसिकली, छाप देनी है क्योंकि चांसेस बहुत कम है, बट नया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होती हैं, जिस पर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो एक बार रीड करने लायक चीज़ है, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। कंपोजिट रेंट, कैजुअल इनकम, इन सब चीज़ों के नोट जरूर तैयार करके जाना, एग्जाम में आते हैं। प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड फर्नीचर, क्लॉथ्स, मतलब वही जो कैपिटल एसेट में नहीं डाली गई थी, पर्सनल इफेक्ट्स, वो अगर यहाँ आप किसी को दे रहे हो, not fall in the definition of ज्वेलरी। If an assessee received aforesaid asset without consideration or against inadequate consideration in some cases as stock and trade, the provision of section shall not be applied। मतलब आप किसी को महंगे से महंगे कपड़े गिफ्ट दे दो, दोस्ती यारी में देते हैं, फर्नीचर दे दो, दोस्ती यारी में देते हैं शायद, तो कोई दिक्कत नहीं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मींस द वैल्यू accessible by an authority of the central government, state government for the local authority। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग इतना पढ़ लिया है, कैपिटल गेन में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। दमदार टॉपिक, मजेदार। सर ये फिर लिखा क्यों आपने इतना सारा, अगर इतना फास्ट फास्ट करवाना था? सिर्फ शॉर्ट नोट के लिए, ताकि आपको चीजें गायब करके कटिंग कर करने बताओ, पूरा पूरा कंप्लीट सा। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, सेक्शन 56(2)(7)(b), नाम से ही इसका बहुत फेवरेट है। सिंपल सी बात है कि आपकी एक कंपनी है, नाम है आरके प्राइवेट लिमिटेड, इसे क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलते हैं बेटा। यहाँ पर क्या बोलते हैं? क्लोजली हेल्ड कंपनी। इस कंपनी की फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपये, और फेयर वैल्यू है इसकी, फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू बोल लो, ये फेस वैल्यू है इसकी, और फेयर मार्केट वैल्यू 20 रुपये। अब इस शेयर को अगर आप 150 रुपये का बेचते हो, या 200 का बेचते हो, या 300 का बेचते हो, मतलब औकात से ज़्यादा पैसे मांग रहे हो, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम है। 10 रुपये का शेयर, 140 का प्रीमियम, तो जितना फेयर मार्केट वैल्यू से आप ऊपर ले जा रहे हो बेटा, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द हैंड्स ऑफ दैट कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
वेयर अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ऐसी कंपनीज में पब्लिक का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, यानी इसको क्लोजली हेल्ड कंपनी ही बोलते हैं हम लोग, क्लोजली कंपनी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्राइवेट, हमेशा होती है नहीं। इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट एनी कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स, पैसे ज्यादा that exceed the face value of such share, the aggregate consideration received for such share, यही जो मैंने बताया, exceed the fair market value, जो पैसा आप fair market value से ज्यादा ले रहे हो, shall be treated as income of the company, कहां पर जाएगी, income from other source में। A company not being a company in which public are substantially interested, मतलब interested इसमें होती है widely held company बोलते हैं, इसको closely held। issue share issue कर रही है, preference or equity at premium during the previous year, such company receives consideration against such share from a resident person, such consideration exceeds the fair market value issue, सारी चीजें टैक्स पॉइंट्स है बेसिकली। such excess consideration मतलब मैंने सिंपल एग्जांपल बताया, फेस वैल्यू 10 है, 1 है, 5 है, मतलब नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू से जितना ऊपर जाओगे सब टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। द अलॉटी शुड बी रेजिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड, ये रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब नॉन रेजिडेंट को आप लूट सकते हो क्या, इन विच शेयर्स आर इशूड टू हिम, इस केस में नॉन रेजिडेंट वाला फैक्टर शायद चल सकता है। The provision is not applicable when shares are issued at par or at discount, वैसे डिस्काउंट पर देते नहीं, बट दो टाइप के शेयर देते हैं ना, स्वैट इक्विटी शेयर्स और फॉरफीचर वाले रीइश्यू। सर आपको भी अकाउंट्स आती हैं, थोड़ी बहुत आती है, आपके ऋषभ त्यागी सर और ऋषभ रोहरा सर से पढ़ा हुआ मैंने। इशू प्राइस ऑफ सच शेयर एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब अगर इसका प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर जाएगा तभी टैक्सेबिलिटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। The provision is not applicable if such company is converted into a company in which public are substantially interested, मतलब अगर ये कंपनी कन्वर्ट हो गई है तो ये कितने भी ले सकती है, लाइक पेटीएम का शेयर देखोगे आप तो उसकी फेस वैल्यू शायद 1 रुपये या 10 रुपये थी और 2100 रुपये आसपास बिका था, प्रीमियम 2000 रुपये का था, बट कंपनी पब्लिक इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, उसमें सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, वाइडली हेल्ड कंपनी है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू सब्सटेंशिएटेड बाय द कंपनी टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द एओ, भैया काम की बात है, नहीं इतना डिटेल में जाएगा नहीं, कोई मतलब नहीं, बस फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर जाएगा और इस पर एमसीक्यू बनने के चांसेस। चलिए 5627B shall not be applicable where the consideration for the issue of share is received by a venture capital undertaking from a venture capital company, venture capital fund और a specified fund, मतलब अगर इनका पैसा इन लोगों से मिला हुआ है तो इस केस में 5627B नहीं लगेगा। ये भी आपके काम, बट लॉ पूरा कंप्लीट था तो मैंने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अदर सोर्स पर उतने पर फोकस करो, इतना सारा पढ़ोगे एग्जाम में आने के बिल्कुल भी चांसेस जीरो है, होता तो मैं इसको जरूर डिटेल में पढ़ाता, पढ़ाओ इसको क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चन की। By a company from a class of person has been notified but the provision has not been applied to a company on account of fulfillment of condition specified in the notification of such company to comply with the any of the condition। सर इन सब का भी लिखने का हमें लग नहीं रहा कोई मतलब है, तो ये सब बेटा जो नोट्स हैं आपके ये फाइनल के लेवल के प्रोफेशनल, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपका वहां भी है, कोई चीज़ छूटे नहीं इसलिए मैं सारी चीज़ें लिख कर चलता हूँ, बट यहाँ कोई भी चीज़ काम की आपकी नहीं है, सिर्फ आया उसके फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर टैक्सेबिलिटी फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर अगर आप जाओगे तो आप यहां पर आपको टैक्सेबिलिटी देनी पड़ेगी। देन दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जहां पर हमारा क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सो मिसेस एक्स, मतलब ये एक्स थी अब इन्होंने किसी एक्स से शादी करी और ये मिसेस एक्स बन, वही चीजें यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनती है, पहली बात। दूसरी बात, जो खर्चे क्लेम कर सकते हैं या करने चाहिए हमें, जो अदर सोर्स का हेड हमें अलाउ करता है उनको हम माइनस कर देंगे तो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी अदर सोर्स। यहां पर हमें क्वेश्चन को पीछे ले जाना पड़ेगा बार बार प्लस माइनस करने के लिए, इससे बढ़िया यहाँ प्लस माइनस यहीं पर कर ले रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, प्राइवेट ट्यूशन फीस तो दोस्त 10,000 रुपए की आपकी टैक्सेबल होती है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 2000 की ये भी टैक्सेबल होती है, अवार्ड फ्रॉम ए टीवी गेम शो, कौन बनेगा करोड़पति, शायद ग्रॉस दिया हुआ, मतलब अगर ये नेट दिया होता या रिसीव्ड दिया होता तो हमें इंटू 100/70 करना पड़ता है, ग्रॉस दिया हुआ तो इसी को टैक्सेबल कर लेंगे। पेंशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिसीज्ड हस्बैंड, मतलब मर गए हैं अंकल जी, आंटी जी को मिल रही है 25,000 रुपए की पेंशन, टैक्सेबल तो होगी बट पूरी नहीं होगी, एग्जेम्प्ट तो होगी बट पूरी नहीं होगी। क्या लिमिट थी मुझे बताओ सर, 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 15,000
विच एवर इज लोअर, 1/3 ऑफ द पेंशन रिसीव्ड और 1/3 ऑफ द पेंशन रिसीव्ड और 15,000 विच एवर इज लोअर, यानी 25,000 में से 1/3 अगर 25,000 का मैं करूंगा, 25,000 का 1/3 मैं शायद यहां कर लूं, नीचे कैलकुलेशन का कोई काम नहीं मेरी। 25,000 का 1/3 अगर मैं कर लूं तो यह आ जाएगा 8,333 रुपया, 8,333 और 15,000 विच एवर इज लोअर, दोनों में से बेटा बताना 8,333, 8,333 और 15,000 में से दोनों में से कम कौन है, लोअर कौन है सर, 8,333, यानी 25,000 में से 8,333 टैक्सेबल नहीं होगा दोस्त, बट बाकी का आपका टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज 16,000, 16,000 और 667, 16,667 रुपीज आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 25,000, ये भी इंटरेस्ट दी हुई है, रिसीव्ड दी होती तो मुझे 100/90, क्योंकि बैंक डिपॉजिट पर टीडीएस कट जाता है, पर ये रिसीव्ड वाली नहीं है, ये इंटरेस्ट वाली है। डायरेक्टर फीस ग्रॉस, ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, इसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाई दिया, ये टैक्सेबल इस तरह होगी। देन आपका वैकेंट लैंड, खाली जमीन पड़ी हुई है, मैंने आपको पहले बताया था हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, ये वाली बिल्डिंग नहीं है, वैकेंट लैंड खाली जमीन, किसी ने कोई समागम कर रहा है या कोई ओपन रेस्टोरेंट, कुछ भी टाइप की चीज जो खाली है जमीन पर, सिंपल, 25,000 ये भी टैक्सेबल होगा। रेम्युनरेशन फॉर चेकिंग द एग्जामिनेशन कॉपी ऑफ एम्प्लॉयर्स स्कूल, एम्प्लॉयर स्कूल वाली सैलरी में जाएगी, यहाँ टैक्सेबल नहीं होगी। कॉपी ऑफ सीए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको किशन चाचा का। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड बेटा टैक्सेबल नहीं होता, मना किया था। इंटरेस्ट अगर आई होगी इस पर कोई, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स अगली बारी आ रही है, टैक्सेबल हो जाएगी। कंपोजिट रेंट 10,000 का है, कंपोजिट मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी चीजें अंदर है, अदर एसेट्स भी 10,000, जिसमें 5,000 का खर्चा है, तो 10,000 में से सिर्फ कितनी होगी, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, 10,000 माइनस 5,000, 5,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगी। मैं इधर लिखता जाऊंगा अभी सारे टैक्सेबल, ठीक है। रेंट ऑफ सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, 20,000 रुपये का रेंट आया और 12,000 रुपये का इन्होंने खर्चा किया सबलेट पर, मतलब सबलेट कर दी प्रॉपर्टी, 20,000 लिया, 12,000 अपने ओनर को दे दिया इन्होंने, मकान मालिक को, 8,000। इनकम टैक्स पेड कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, पर्सनल एक्सपेंस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, LIC कर कोई डिडक्शन। तो इतना क्वेश्चन इजी आएगा कि हाँ सिर्फ 3 प्रोविजन आपका क्या क्या टैक्सेबल नहीं होता हटा दो, अदर हेड में टैक्सेबल होता है हटा दो। डिडक्शन फैमिली पेंशन पर है 1/3, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 1/3 और 15,000 विचएवर इज लोअर, बाकी खर्चे क्लेम आपके पता है, सिंपल सब चीज़ों को जोड़ना है हमें। ये 10,000 वाला टैक्सेबल है जो मैंने टिक लगाया है बेटा, फिर 2,000 वाला टैक्सेबल है बेटा, टिक लगाया, फिर 3,20,000 टीवी गेम शो टैक्सेबल है, 25,000 भी टैक्सेबल है आपका, जो मैं टैक्सेबल है वो उधर लिखता जा रहा हूँ, देखो ठीक है, इसका 1667 अपने आप लिखा हुआ था। 5,000 भी टैक्सेबल है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये चीज़ें सामने, बस फॉर्मेट में, सर फॉर्मेट से कराइए ना बेटा, पेज ना पीछे खाली ना आगे खाली, पर दिक्कत ज़्यादा होगी और चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, यही चीज़ें लिखती हैं पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट का कॉलम ऐसे लिखना है, बस जो टैक्सेबल है वो मैं ब्लैक अपने वाले में लिख रहा हूँ, वहां से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। वैकेंट लैंड का पूरा, क्योंकि यहाँ कोई खर्चा इनका नहीं हुआ है, अगर होता तो माइनस करा देते, इंश्योरेंस वगैरह, वैसे क्या खाली जमीन का कराएंगे। एम्प्लॉयर स्कूल वाला बिल्कुल नहीं आएगा, डैश छोड़ दे रहा हूँ मैं। कॉपी ऑफ CA वाला 10,000 रुपये टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स रिफंड बिल्कुल नहीं होगा। इंटरेस्ट 100 रुपये की टैक्सेबल होगी। 10 में से 5 गए, 5 ऑलरेडी आ गए, और 20 में से 12 गए, 8 ऑलरेडी आ गए, ये आपकी टैक्सेबिलिटी होगी। एक बार फटाफट से जोड़ लें, शायद जोड़ पाए तो 10,000 और 2 12,000 और 3,20,000, 3,32,000, 3,32,000 और 30, 3,32,000 और 30, 3,62,000, 360, 367, 387, 397, 397 और 5, 4,02,000, 4,10,000, 4,10,000, 16, 4,26,000, 426,767। बेटा मेरे पास कैलकुलेटर आज नहीं है इसमें अवेलेबल, वैसे भी यूज़ मैं कम करना चाहता हूँ ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कैपिटल गेन में यूज़ किया था। आप साथ के साथ कैलकुलेट कर लें कि आपको प्रॉपरली दिख रहा है और आराम से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन, बस 1/3 यहाँ पर लगाई है मैंने, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, नीचे उसका मैंने वो नोट दिया हुआ है। बाकी मैंने सिंपली डिडक्शन करे, जो चीज टैक्सेबल नहीं होती, लाइक इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं होता, पर्सनल एक्सपेंस वगैरह, ये कुछ टैक्सेबल इनकम इसकी वो नहीं मिलती, सिंपल ये चीज़ें आपकी टैक्सेबल होंगी। यानी ये हमें कहीं से माइनस नहीं कराना था, पेमेंट टू LIC एस प्रीमियम,
डिडक्शंस मिलती होगी इनकी 80C वगैरह, बात की बात है। ये आपका टैक्स है। सर इतना सरल क्वेश्चन आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा, इससे भी सरल आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपको, श्री अनिल फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पूरा क्वेश्चन बस इसलिए लिया है मैंने क्योंकि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं दोस्त? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कर सकते हैं इनका माने तो फर्निश द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 फॉर कंप्यूटिंग हिज इनकम। इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड 16,200, मतलब यहाँ वर्ड देखना, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ 16,200, ये रिसीप्ट से बेटा, तो इस पर टीडीएस कटा हुआ है, टैक्स रिडक्शन सोर्स। सर कितना? सर कितना? 30%? नहीं नहीं नहीं, इस पर कटता है 10%, तो 100/90 करके ग्रॉस बनाना पड़ेगा मुझे इसे। कितना? 18,000। अगर आपको येलो वाला विजिबल है तो ठीक है, नहीं तो मैं यूज कर रहा हूँ किसी और कलर का पेन, ब्लैक की। 18,000 रुपीज ये आएगा आपका, ये आएगा आपका 18,000। जो टैक्सेबिलिटी है बेटा यही लिख रहा हूँ, रिसिप्ट पेमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 15,000 पर मंथ के अंडर कंपोजिट लीज, कंपोजिट मतलब मिक्स है भैया, 1.5 लाख रुपए का। सर 12 महीने में तो 15,000 × 12 बेटा, एक कैश बेसिस पर बना रहा है तो हम इसके 2 महीने का ले नहीं सकते रेंट एक्रूअल बेसिस पर, क्योंकि ये फॉलो कौन सा सिस्टम कर रहा है? कैश बेसिस। इसलिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने। कौन सा फॉलो कर रहा है सिस्टम? कैश बेसिस पर। कौन सा फॉलो कर रहा है? कैश बेसिस पर सिस्टम। कौन सा है दोस्त? कैश बेसिस। सर समझ गए हम। एकता कपूर का सीरियल मत देख के आया करिए आप। चलिए, कलेक्शन चार्जेस। सर इससे रिलेटेड कलेक्शन चार्जेस है 1,000 रुपए का कलेक्शन करने के लिए, मतलब पेमेंट कर दिया इसने। रिपेयर का खर्चा है, कैपिटल रिपेयर का डिडक्ट नहीं होगा, कैपिटल रिपेयर का डिडक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टैक्स ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए बेटा यहाँ वो नहीं मिलेगा इसको एचपी की तरह। अगर इसने टीडीएस काटा आउट है, विदाउट टीडीएस, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट से मतलब आउटसाइड इंडिया लोन ले रहे हैं तो आपको टीडीएस काटना कंपलसरी है, ठीक है। इससे रिलेटेड बात है हम पीजीबीपी के हेड में करेंगे, क्योंकि हम अदर सोर्स पढ़ रहे हैं तो जनरली ऐसा होता है बच्चा पीजीबीपी पढ़कर आता है, बट सेक्शन 40 वहां पर है जिसको बहुत डिटेल्स में, टीडीएस वाले चैप्टर में भी इससे बात है, दोनों मेर्ज है। टीडीएस ये बताता है चैप्टर कि कितना % टीडीएस काटना था, और टीडीएस नहीं काटा तो सेक्शन 40 बताता है कि आपको ये क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। तो अदर सोर्स में भी ये आपको क्लेम नहीं करने, टीडीएस काट लेते तो इंटरेस्ट क्लेम करने दी जाती। गिफ्ट फ्रॉम फादर टैक्सेबिलिटी आएगी नहीं, रिश्तेदार हैं अपने ये तो। ग्राउंड रेंट रिसीव्ड रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 21-22, ग्राउंड रेंट रिसीव्ड रिलेटेड टू फाइनेंशियल होने तो 4 साल पुराना होने तो, कैश बेसिस फॉलो कर रहा है ना, तो ये भी आपका टैक्सेबल होगा 600 रुपए। अब इसके अलावा अलाउेबल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये जो आपने काट दिया ना 16,000 रुपए का कैपिटल रिपेयर, इस पर डेप्रिसिएशन अलावा 4,000 का, तो ये माइनस हो जाएगा। फायर इंश्योरेंस बिल्डिंग और मशीनरी पर पेड नहीं है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, नॉट पेड लिखा हुआ है, ये का नहीं होगा। तो 4,000 रुपए का हमें वो अलाउ करना है। तो 1.5 लाख रुपए में से बेसिकली यहाँ पर खर्चे माइनस करेंगे 1,000 और 5 6,000 और 4 10,000, 10,000 के खर्चे माइनस कर दूंगा मैं, तो 140 ये हो जाएगा, 18 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 140 और 18 158, 1,58,000, 1,58,000 और 600 रुपये ये और जुड़ जाएंगे बेटा इसमें ग्राउंड रेंट के। दोबारा समझ लो सर, सबसे पहले आपको यहाँ पर टीडीएस कट चुका है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिवेंचर्स ऑफ लिमिटेड जो कि 16,200 मिली है रिसीप्ट साइड, तो 100/90 कर हम लोग इसकी ग्रॉस अमाउंट निकाल लेंगे, जितने रुपए की इंटरेस्ट की इनकम रही है, जितने रुपए की इंटरेस्ट की इनकम रही है, जितने रुपए कंपनी से मिलने वाले थे बट टीडीएस कट गया इसलिए कम हो गए, ठीक है। 1.5 लाख रुपए का रेंट है इसका, 180 नहीं करेंगे क्योंकि 2 महीने का भले ही नहीं मिला है, 15,000 × 10, दो जितने महीने मिला है क्योंकि कैश बेसिस फॉलो कर रहा है। खर्चे माइनस कौन से कराएंगे? कलेक्शन चार्जेस करा सकते हैं क्योंकि पेमेंट हो चुका है, रिपेयर करा सकते हैं क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पेमेंट हो चुका है, और 4,000 रुपए का डेप्रेशन क्योंकि पेमेंट की जरूरत नहीं है, डेप्रेशन है तो नॉन कैश एक्सपेंस, बट कैपिटल रिपेयर का डेप्रेशन माइनस कर सकता है। फायर इंश्योरेंस 1,000 रुपए का इसलिए माइनस नहीं करा क्योंकि पे नहीं किया भैया, जब हम तेरी इनकम नहीं कर रहे ऐड तो तेरे खर्चे भी माइनस नहीं करेंगे। 1,58,600, ये 600 रुपये जो नीचे चला गया ऊपर आ गया वापस से, ये सिंपल सा आपको क्वेश्चन कर आना। नेक्स्ट, निखिल अ डीलर इन शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड अंशुल द फॉलोइंग विदाउट एनी कंसिडरेशन, फ्री में ले लिया सामान, या 1 लाख रुपए का बर्थडे पर गिफ्ट। भैया शादी करता तो कोई दिक्कत नहीं, बट बर्थडे पर तो नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कितना पैसा इसका इनकम से आ रहा है अदर सोर्स वाली, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सबसे पहले आएगा कैश गिफ्ट, कैश गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, भैया दोस्त है ठीक है, फ्रॉम हिज फ्रेंड, ब्रैकेट में लिख देंगे नॉन रिलेटिव। रिलेटिव जानते हो आप लोग कौन होते हैं? जी सर, मम्मी पापा, बेटा बेटी, भाई बहन, उनके स्पाउस, मम्मी पापा के भाई बहन, नॉन रिलेटिव। टैक्सेबल हो जाएगा बेटा 1 लाख रुपीज पूरा। बुलियन, सर बुलियन क्या होता है? ज्वेलरी से साहब, बुलियन 75,000 रुपए की ऑन इज एनिवर्सरी 22 अप्रैल। भैया शादी करता तो ठीक है, शादी के बाद आया तू सर, अगर ये 50,000 से कम होती तो कोई दिक्कत नहीं है, बट होता कहाँ, उसी से इसने ले लिया फ्रेंड से। बुलियन रिसीव्ड, अभी मत करना 75 में से 50 घटा दो 25,000, ऐसा मत कर लेना, बेसिक एग्जाम्शन नहीं है ये। बुलियन रिसीव्ड ऑन हिज एनिवर्सरी, ऑन हिज एनिवर्सरी कितना? 75,000। और लास्ट, प्लॉट ऑफ लैंड एट गुड़गांव ऑन 1 जून 2021, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 7,50,000 ऑन दैट डेट। प्लॉट ऑफ लैंड तो 1 जून 2021 का है, हम तो कौन सी तारीख का निकाल रहे हैं? एडवाइस। अच्छा ये कभी भी कोई पूछ रहा है, किसकी जगह 22 भी हो सकता है, कोई डेट और कोई ईयर नहीं लिखा बेटा इसने हमें, ठीक है। टैक्सेबल तो ये भी होगा इसका 7,50,000 रुपये। सारी की सारी इनकम इक्वलाइज टैक्सेबल हो जाएंगे। एडवाइस ऑन टैक्स ट्रीटमेंट, तो सबकी सारी बेटा 50,000 से ऊपर की गई है तो टैक्सेबल तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। तीनों के तीनों ये भी टैक्सेबल आपकी हो जाएंगी, 750, 850, 950, सारी की सारी टैक्सेबल है। नेक्स्ट आ गया, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, इनमें से कौन सी चीज टैक्सेबल इनकम नहीं है, यानी अदर सोर्स का चैप्टर चल रहा है। स्मगलिंग, अरे भैया होती है, कैजुअल होती है, गिफ्ट फ्रॉम पर्सनल नेचर ये होते हैं बट 50,000 से ऊपर के नहीं है, तो सब्जेक्ट टू इनकम रिसीव्ड इन काइंड, तो यही नहीं होता बेटा, क्योंकि इन्होंने लिमिट लगा दी भाई 50,000 रुपये तक के गिफ्ट ले रहे हैं हम, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। समीर रिसीव द फॉलोइंग इनकम प्रीवियस ईयर 22-23, डायरेक्टर फीस मिली है समीर को 5,000 टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान 15,000 टैक्सेबल, पाकिस्तान है बेटा, इंडिया होता तो छोड़ देते, बजरंगी भाईजान रिलीज करने गए थे समीर। रेंट आउट फ्रॉम लॉट आउट ऑफ लैंड इन जयपुर, सर ये तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, टैक्सेबल होगा। लेट आउट ऑफ लैंड नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, बिल्डिंग थोड़ी ना है। इंटरेस्ट ऑन एचडीएफसी बैंक प्लस डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी प्लस, यानी सब जोड़ दो, 5, 15, 20, 40, 41, 40, 46,000 की टैक्सेबिलिटी आएगी। सर अदर सोर्स शो नहीं करेंगे, लिख लेंगे, ये सारे आइटम लिख लेंगे, छोड़ देंगे, अदर सोर्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 50,000 फ्रॉम इज एम्प्लॉयर, नहीं बेटा इस सैलरी में जाएगा, रिलेशन है यहाँ पर, टैक्सेबल तो होगा बट सैलरी में। 1 लाख फ्रॉम मदर सिस्टर, ये रिलेटिव में है, रिलेटिव है, मदर सिस्टर यानी मासी जी, एग्जेप्ट रीजन के साथ। 10,000 फ्रॉम इज फ्रेंड ऑन द ऑकेशन ऑफ मैरिज, कोई दिक्कत नहीं है मैरिज में, और 10,000 अमाउंट भी कम है। 60,000 इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप फॉर रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी नहीं होगा, एग्जेप्ट है। यहाँ मैरिज भी है और अमाउंट भी कम है। अमाउंट ऑफ टैक्सेबल गिफ्ट अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, भैया कुछ भी नहीं, जय श्री राम, कुछ भी नहीं होगा बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोल रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। 50,000 मत कर देना, वो एम्प्लॉयर से मिला है, सैलरी का है वो। नेक्स्ट, कंफर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जब भी क्वेश्चन आ जाए अदर सोर्स में समझ जाना आपसे क्या पूछ रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू। 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे इन्होंने 18 रुपए से, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 11 थी, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 18 - 11 दैट इज 7। प्राइवेट लिमिटेड बेटा क्लोजली हेल्ड कंपनी, द कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। 18 - 11 इंटू 10,000, 7 इंटू 10,000 कितना हो गया, 70,000, 70,000 टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम फॉर कंफर्ट प्राइवेट लिमिटेड। 10 आएगा नहीं, 20 आएगा नहीं, 70,000। नेक्स्ट पॉइंट, ए लेडी रिसीव्ड गिफ्ट्स वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम हर रिलेटिव्स एज डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जो इन्होंने दी है, एंड 60,000 फ्रॉम हर ऑफिस कलीग्स ऑन हर मैरिज एनिवर्सरी पर, इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जो रिलेटिव्स से हैं एग्जेम्प्ट है, ये तो मना किया इनकम टैक्स ने, रिश्तेदारी को खराब नहीं करेंगे। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ गिफ्ट वुड बी,
60,000 टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये मैरिज एनिवर्सरी, अगर मैरिज पर लिए होते तो ये भी टैक्सेबल नहीं होते, अगर मैरिज पर लिए होते बेटा तो ये भी टैक्सेबल नहीं होते। कई बच्चे गलती से 10,000 लगाते सोचते 50,000 तक तो एग्जाम्प्ट है ना, नहीं है बेटा, बेसिक एग्जाम्पशन नहीं है ये। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर राम रिसीव कैश गिफ्ट ऑफ 51,000 फॉर हिज फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन 50वें बर्थडे। क्या जरूरत थी आपको मनाने की, 50वें बर्थडे पे 51,000 रुपये ले लिया, 50 ही ले लेते, 49 ही ले लेते, पूरा का पूरा टैक्सेबल। यहाँ भी बच्चे कई बार 1,000 रुपये लगा जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आर एस टेकन हाउस ऑन रेंट एंड सबलेट द सेम टू जी। सबलेट आ गया, समझ लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया। क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी में बिल्कुल नहीं, अदर सोर्स में हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स एज डिफाइंड बाय आर, नहीं 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 नहीं, सबलेट है तो अदर सोर्स में जाना पड़ेगा बेटा। कंपोजिट रेंट होता तो देखते, राकेश एक्वायर्ड अ मोटर कार ऑफ 3 लाख फ्रॉम हिज फ्रेंड, नॉन रिलेटिव। अच्छा, नॉन रिलेटिव से तो ऐसा लगता है सर टैक्सेबल है, पर रुको जरा, मोटर कार है बेटा, ये क्या है, मोटर कार है। ज्वेलरी होता, बुलियन होता, वर्चुअल डिजिटल एसेट हमारी क्रिप्टो करेंसी होती, कैश मनी होता, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ड्राइंग्स, पेंटिंग, आर्चोलॉजिकल होता, इमूवेबल प्रॉपर्टी होता, तो होता। मोटर कार की कोई दिक्कत नहीं है, कार दो या बेकार दो, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, बर्थडे पे दो या मैरिज एनिवर्सरी पे दो, रिलेटिव दो या नॉन रिलेटिव दो। लक्ष्मी रिसीव 60,000 बाई वे ऑफ फैमिली पेंशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन। तो भैया बता दो क्या क्या लिमिट थी सर, 60,000 का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, ये एग्जाम्प्ट थी, बाकी की टैक्सेबल। एग्जाम्प्ट मैं बता दे रहा हूँ 20,000 और 15,000, दोनों में से जो कम हुआ, कौन सा कम है, 15,000 है कहीं ऑप्शन में। कई सारे बच्चे जल्दी 1/3 लगा जाते हैं। 15,000 इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे ही एमसीक्यू आने, बहुत कठिन नहीं आएगा पेपर आपका, पहले ही बोल रहा हूं मैं। At the hands of Mr. Sarath, salaried employee, the following income shall be chargeable to tax as income under that income from other source। क्या क्या इनकम टैक्सेबल होती है, डिविडेंड सर पहले ही पढ़ा था, हायरिंग ऑफ मशीनरी सर पढ़ा था, विनिंग फ्रॉम लॉटरी पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पढ़ा था, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। कई बच्चे गलती से ये लगाए थे, वो सोचते फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, ऑल द फोर अबव, करेक्ट आंसर ऑल द फोर अबव। बाबूलाल won a prize of 1 लाख in राजस्थान स्टेट लॉटरी एंड लॉटरी डिपार्टमेंट पेड हिम एन अमाउंट ऑफ 70,000। पता है आपको 30% डिडक्शन काट लिया, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेस 30,000, 30% का। ही हैड चेज द लॉटरी टिकट फॉर 8,000, बोल रहा है भाई परचेज करी थी लॉटरी टिकट 8,000 रुपए की। अमाउंट चार्जेबल टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बाबूलाल अंडर अदर शैल बी 1 लाख। 1 लाख सिंपल, क्यों सर, अमाउंट जो है चार्जेबल 1 लाख है, 92 नहीं हो सकता, क्योंकि 8,000 मिलेंगे नहीं, और 70,000 तो रिसीव्ड है इसके हाथ में, याद है नहीं है, हम लोग 70 मिला होता तो इंटू 100/70 करते। यहां तक हमारी सारी कहानी थी हमारी इसकी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की, बेसिक एमसीक्यू करें। बट एक टॉपिक यहां पर डिविडेंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं, डिविडेंड पर नोट आ सकता है। तो डिविडेंड बेसिकली जो भी कोई कंपनी, प्राइवेट पब्लिक कंपनी जो भी आपको डिविडेंड दे रही है वो टैक्सेबल है आपके हैंड्स में, चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो। बट एक केस है यहां पर डीम्ड डिविडेंड का, डीम्ड डिविडेंड का, वो ये बोलता है, यहां पर सेक्शन 222E बहुत आता है, 222E फेवरेट सेक्शन है। जब भी आप किसी कंपनी में, जब भी आप किसी कंपनी में 10% वोटिंग पावर रखते हो, वैसे तो आप किसी कंपनी वोटिंग पावर रखते हो और आपको वो एसेट दे देती है या फिर डिवेंचर स्टॉक दे देती है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, डीम्ड डिविडेंड का पूरा कहानी है, डिटेल में इसलिए नहीं जाना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस नहीं रहते। अगर 10% वोटिंग पावर हो, ये कंपनी किसी कंसर्न को या किसी पर्सन को एज ए लोन दे रही है और वो बेनिफिट आपको पहुंचा रहा है, आपको, आपका भी इस कंसर्न में 20% शेयर होल्डिंग है या वोटिंग पावर है, इस केस में डीम्ड डिविडेंड अट्रैक्ट हो जाए। इस टाइप का एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन या डिटेल क्वेश्चन आएगा तो आ सकता है। तो ये डिविडेंड को लेकर मैंने बोला डिस्कस्ड लेटर। बाकी आपकी पूरी कहानी अदर सोर्स को लेकर एकदम कंप्लीट है, अदर सोर्स यहीं पर समाप्त है। पूरे के पूरे चैप्टर में आपको 4 थ्योरी क्वेश्चन दिए मैंने, कंपोजिट रेंट, कैजुअल इनकम और आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाला कि टैक्सेबिलिटी कैसे आती है, न्यूमेरिकल करा दिया मैंने। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो अगले सेशंस में भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और अगले सेक्शन में बनने वाले पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन,
जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑल।